तो आज सेकंड डे है इस नए कारोबारी साल का, कारोबारी क्या कैलेंडर ईयर का। और इस कैलेंडर ईयर के अंदर आपने लगातार मार्केट को एक रेंज में अब बनते हुए देखा है। कल भी एक ही घंटे के अंदर हाई और उसी घंटे के अंदर मार्केट ने अपना लो भी टेस्ट किया। क्या ये बाजार इस रेंज में है? क्या ये रेंज ब्रेक के फिर से आगे जाएगा? कल हमने पहली बार फ्यूचर्स पे 22,000 का लेवल भी लगते हुए देखा और हमने लगातार आपको स्क्रीन पर 22,000 की गारंटी भी बताई थी जो कल फ्यूचर्स में लग गई है। मेरे साथ अजय हैं और हम करीब 2.5 घंटे आपके साथ बने रहेंगे, मेहमानों को कनेक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जरा समझने की कि इस समय क्या किया जाए। अजय बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन पहले मैं जरा 4 विंडोज़ आपके सामने लेके आता हूं जो कि अहम खबरों के तौर पर आप देखेंगे। उसके बाद फिर वजह से सिलसिलेवार तरीके से मार्केट का और कुछ इनसाइड स्टोरीज का उनसे आइडिया लेंगे। डाउ फ्यूचर्स तो कल सपाट थे, फ्यूचर्स की मैं बात बोल रहा हूँ, वो सपाट थे क्योंकि यूएस मार्केट्स बंद था। गिफ्ट निफ्टी हल्की सी बढ़त 30 अंकों की बढ़त दिखा रहा है। ये कल भी कुछ ऐसे था, 50 पॉइंट की गिरावट थी लेकिन कुछ खास हुआ नहीं मार्केट के अंदर। आज 30 पॉइंट की बढ़त, देखते हैं क्या होती है। ऑटो पीएलआई स्कीम की अवधि 1 साल के लिए बढ़ाई गई है, ये एक्सटेंशन है। आयशर की बिक्री के नंबर आए, 7% घटी है। टीवीएस मोटर की बिक्री बढ़ी है, तो इन दोनों का क्या रेसिप्रोकल इफेक्ट होगा। और तीसरा, अल्ट्राटेक के Q3 के और साथ ही कोल इंडिया के बिजनेस अपडेट आए हैं। दोनों के बिजनेस अपडेट अच्छे बताए जा रहे हैं और अर्निंग से पहले के बिजनेस अपडेट्स हैं। तो इन सब पे मुद्दों पर हम आज विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन एक बार अजय से हम ये समझ लेते हैं कि इस समय मार्केट के अंदर क्या करना चाहिए और कल के बाजार में क्या हुआ। पहले जरा ग्लोबल मार्केट्स का भी थोड़ा आइडिया ले लें, हालांकि बाजार थोड़े बंद थे। अजय, कुछ है ग्लोबल मार्केट में नोटिस करने के लिए? गुड मॉर्निंग, या फिर इसको छोड़ दें, सिर्फ इंडियन मार्केट्स की बात करें? गुड मॉर्निंग डिम्पी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी नए साल की शुभकामनाएं। मेरे सारे व्यूअर्स को, हमारे ET Now के सारे प्यारे व्यूअर्स और कंट्रीब्यूटर्स को ET Now की शुभकामनाएं। मैं कल छुट्टी पे था अपनी फैमिली के साथ, इसलिए आप लोगों को विश नहीं कर पाया। देखिए, ग्लोबल मार्केट तो बंद थे डिम्पी, ये बात सही है, लेकिन ये बताना जरूरी है कि इस महीने, इस साल ग्लोबल मार्केट्स पर नजर आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि घर का मामला तो पूरा सॉर्टेड है। तो कोई भी उतार चढ़ाव आएगा वो ग्लोबल मार्केट से ही आएगा। तो सिर्फ 2-3 बातों पर नजर रखें। हम जनवरी की शुरुआत कर रहे हैं, अब FIIs एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे ग्लोबल मार्केट्स में। वो ये कि आपको डॉलर इंडेक्स पे ध्यान रखना है। डॉलर इंडेक्स 101.5 के आसपास आ गई है। अगर ये रिबाउंड करती है वापस 105 के डायरेक्शन में, जिसके चांसेस बहुत कम है, तो आपको नजर रखनी है। अगर ये 100 के नीचे गिरती है और ज्यादा, तो धुआंधार तेजी का माहौल इमर्जिंग मार्केट्स में बन जाएगा, भारत में भी बन जाएगा। हमने ऑलरेडी काफी अच्छी तेजी देखी है। आपको क्रूड पे नजर तो रखनी है, लेकिन क्रूड कुल मिला के चाइना और आपके जो US हैं, वो दोनों आपके मित्र देश जो है, वो ये इंश्योर करेंगे क्रूड में कोई बहुत भागदौड़ नहीं होने वाली है, बहुत धुआंधार तेजी नहीं होने वाली। थोड़ा बहुत रिबाउंड करेगा, थोड़ा बहुत हाउती इश्यूज यहाँ वहाँ छुटपुट घटनाएं होंगी जिससे रिबाउंड जाते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल क्रूड का माहौल समझा हुआ लग रहा है। आपको बॉन्ड यील्ड्स पे भी नजर रखनी पड़ेगी, जो वन साइडेड गिरी हैं। ये देखिए, डिम्पी ने बहुत बढ़िया चार्ट निकाल दिया, मैं इसी बात का आपको हवाला दे रहा था। 107 से 101 पे गिरी है, कहीं रिबाउंड ना आ जाए। एक मामूली रिबाउंड अटेम्प्ट हुआ है, लेकिन ये वापस आना चाहिए। मेरा ये व्यू है कि शायद इस साल ये 100 के नीचे गिरेगी, जो बाजार के लिए बहुत अच्छा होगा, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए और बॉन्ड यील्ड्स। और आखिरी में आपको ध्यान रखना है, फेड ने अपना स्टांस बदल लिया है। PCE डेटा जो फेड बहुत जोर से देखता है क्लोजली, जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन वाला हिस्सा है US में, उसमें कमजोरी दिखाई दे गई है। कोई रीजन नहीं है कि यहां से फेड अपना स्टांस बदले। फेड के स्टांस से भी नजर रखिए और PCE डेटा पे नजर रखिए। इस साल आपको एक रेट कट US में शुरुआत होता दिख सकता है और उसके संकेत के पहले ही हम US मार्केट को बहुत तेजी में देख चुके हैं। तो इन सारी चीजों के ऊपर आपको इस साल नजर रखनी है। ओवरनाइट आज जापान खुला है, बहुत सारे मार्केट कल छुट्टी पे थे, तो 1-2 दिन में माहौल बदलेगा, क्यूज आएंगे, लेकिन ये बातें बताना अपने व्यूअर्स के लिए जरूरी था। ठीक है, ये सारे के सारे मैक्रो पॉइंट्स आपने फिर से नोटिस करवाया। इसमें डिक्सी भी था, डॉलर इंडेक्स, क्रूड था, साथ ही आप बॉन्ड यील्ड्स की बात भी बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने नोटिस कर ली हैं अजय। लेकिन अब जरा कल के मार्केट्स में क्या हुआ उसकी जरा आपने स्टडी की होगी, तो जरा उसके बारे में बताइए और फिर आज क्या हो सकता है ये भी साथ में जोड़ दीजिए। देखिए, हमारे जितने भी मार्केट के दोस्त हैं, जितने भी कंट्रीब्यूटर्स और पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट में, वो कल ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, यहाँ वहाँ यही बात कोस रहे थे, साहब छुट्टी क्यों नहीं है, हमें दिवाली के नेक्स्ट डे भी छुट्टी नहीं मिलती है, जो हमारा बड़ा त्यौहार है मार्केट का, हमें न्यू ईयर के दिन भी छुट्टी नहीं मिलती है उसके नेक्स्ट डे। पूरे दुनिया भर के सारे बाजार बंद थे, तो बाजार ने अपने आप ही छुट्टी मना ली। बाजार ने कैसे छुट्टी मना ली कि कल का जो पार्टिसिपेशन था वो आधे से भी कम था, जो अमूमन हम एक वॉल्यूम करते हैं
उसमें आधे से भी कम था। तो कल के जो बाजार के एक्शन को बहुत ज्यादा सीरियसली ना लें। एक्चुअली देखा जाए तो नए साल का 2024 का पहला ट्रेडिंग डे आज है, और इसीलिए कल टॉप से जो बाजार, एक जैसे कहते हैं ना, जैसे हमारे घरों में किचन में मम्मी जो है दूध जो है जमने भेज देती है, तो उसमें मलाई थोड़ी सी जम जाती है, वो मलाई निकाल ली थोड़ी सी लोगों ने, इंटरडे अच्छा रिबाउंड आया था, तो कल का मुनाफा खर्चा पानी न्यू ईयर मनाने का निकाल लिया, उससे अलावा कुछ नहीं हुआ। हल्की सी आपको अनवाइंडिंग दिखाई दी है, चाहे वो स्टॉक फ्यूचर्स में देख लें, इंडेक्स फ्यूचर्स में देखें, या आप कैश मार्केट में एफआईएस का एक्शन देखें, मामूली सा खर्चा पानी निकालने वाला काम हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा मंदी वाला संकेत नहीं हुआ। इनफैक्ट वो भी जो कि डीआई बंधु हमारे वो तो काम कर रहे थे, तो उन्होंने उसके नीचे अपनी हथेली लगा के उस फॉल को कुशन किया। अब आपको देखना है कि करना क्या है यहाँ से साहब। आज प्रॉपर ट्रेडिंग की शुरुआत होगी, और मैं आपको बता दूं, डिम्पी भी इस बारे में आगे बात करें कि जो भी कहिए 21,500 का जो हर्डल था, जिसको हम हफ्तों वहां जाते थे वापस घूम जाते थे, वहां जाके फिर वापस, वो हम क्रॉस कर चुके हैं, इसलिए कोई परेशानी बात नहीं है। ये जो हर्डल है 21,800 वाला, वो भी करेंगे। थोड़ा 21,800 21,500 के बीच में थोड़ा बैडमिंटन खेलने दीजिए बाजारों, कोई दिक्कत नहीं है, समय मिलेगा आपको। 500 के करीब आए, 600 के करीब आए, पोजीशन लेना शुरू कर दीजिए, 800 पे आए दे दीजिए, क्योंकि ये समय बिताएगा बाजार जब तक कोई बड़ा ट्रिगर यहां नहीं दिखता है। और वो बड़ा ट्रिगर आएगा कहां से? वो बड़ा ट्रिगर आएगा, और सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखिए 48,200 48,500 ये रेंज है, उसके बीच में बैडमिंटन खेलेगा, हो सकता है 1-2 दिन खेले। 48,200 48,100 के करीब आए, पोजीशन ले लीजिए, 300-400 की तरफ जाए दे दीजिए। एग्जैक्टली यही हुआ। तो हो सकता है थोड़ा समय बिताए। अब आपको ट्रिगर कहां से मिलेंगे? ट्रिगर आपको मिलेंगे Q1 अपडेट्स, बहुत मामूली वाले आना शुरू हैं। एक्चुअल Q1 रिजल्ट जो 15 तारीख से शुरू होंगे इन्फोसिस रिजल्ट्स के साथ, TCS के साथ, उसके पहले आपको 4-5 तारीख से Q1 अपडेट्स दिखेंगे बड़ी बड़ी कंपनियों के। HDFC का दिखेगा आपको सारे कंज्यूमर कंपनीज ITC वाईटीसी ऑलरेडी चलना शुरू हो गई हैं, डाबर वगैरह, सबके Q1 अपडेट्स मिलेंगे, उससे आपको ट्रिगर मिलेगा। और वो शायद, क्योंकि ऑटो कंपनी से जो देखा जाए मिक्स डेटा आया, ऑटो से आपको कोई बहुत ज़्यादा क्लियर ट्रेड नहीं मिला है, आपको Q1 अपडेट से ट्रिगर मिलेगा बाजार को। नियर टर्म में यही रेंज खेलिए, और नज़र कहाँ पे रखें? देखिए, आपको नज़र रखनी है जो ऑटो के मिक्स नंबर आ रहे हैं, जो खराब नंबर आ रहे हैं, मामूली खराब हुए हैं, बहुत भयंकर खराब किसी का नंबर नहीं आया है, उसमें बाजार में घट रहे हैं कुछ ऑटो स्टॉक्स। आपको इस पुल बैक में ऑटो स्टॉक्स के अंदर पोजीशन बनानी है। खूब अच्छी साइकिल है, रिजल्ट्स भी अच्छे आने की उम्मीद है। आपको मेटल काउंटर्स में कोई कमजोरी मिले, आपको मेटल काउंटर्स के अंदर पोजीशन बनानी है। माल किसी के पास है नहीं इंस्टीट्यूशनली, अब FIs आएंगे फर्स्ट वीक में, तो पहले 15 दिन में आपको लार्ज कैप FNO या मिड कैप भी जो लार्जेस्ट हैं, $1 बिलियन 2-5 बिलियन डॉलर, उनकी तरफ ज़्यादा ट्रेडिंग का रुझान बनाना है। क्योंकि जब FIs जागेंगे, FIs आएंगे इमर्जिंग मार्केट्स और इंडिया की तरफ, तो वहाँ पे ज़्यादा काम होगा। और मेटल और ऑटो स्टॉक्स में कमज़ोरी के अंदर पोजीशन बनाए, बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। इस तरह का बाजार मेरे हिसाब से रह सकता है, आपको इन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में क्या लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, कौन से ऑप्शंस में क्या हो रहा है, आपको कैसे करना है, ये बताएंगे डिम्पी। अजय, बात बिल्कुल आपने ठीक कही है कि कल के मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन कम था, और मैं तो बोलूँगा कल नहीं, बल्कि अगर आप फ्राइडे का सेशन भी देखेंगे ना, उसके अंदर भी पार्टिसिपेशन कम था। तो फ्राइडे और मंडे दोनों सेशंस को आप लो वॉल्यूम और शैलो मार्केट के तौर पर भी गिन सकते हैं। लेकिन इन दोनों दिनों में मार्केट ने एक मैसेज ज़रूर दिया अपने सपोर्ट्स का, कि मार्केट के अंदर शेक नहीं हो रहा, मार्केट्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रही है, और मार्केट का कोई शेकिंग नहीं कर रहा है। इसलिए कल भी आप देखेंगे, जैसे हमने शुरुआत में भी कहा, एक ही घंटे में हाई और लो बन गया। ये कैसे बना हाई मालूम नहीं, ये कैसे बना लो मालूम नहीं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ना ही FIs की पोजीशन चेंज हुई, ना ही रिटेल्स की पोजीशन चेंज हुई, ना ही DIs की पोजीशन चेंज हुई। यानी जो हो रहा था वो हल्के हाथ से हो रहा था, और जैसे ही थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई, वो लगातार मार्केट को 100 पॉइंट नीचे लेके आ गई। लेवल्स के हिसाब से आते हैं, बात करते हैं। देखिए, कल वैसे ट्रेंड बताऊं तो फ्लैट ही था, क्योंकि लास्ट में अनवाइंडिंग हुई, पहले थोड़ी खरीदारी हुई, लास्ट में जाते आते आपको कुछ मिला नहीं। ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं। देखिए, ये ना बताना ज़रूरी होता है कि 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या। आप ना बहुत ज़्यादा भर नहीं पाएंगे इस कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, 2,75,000 कॉन्ट्रैक्ट ही भरे जाएंगे।
इससे ज़्यादा की हिस्ट्री भी नहीं है अभी तक तो। हाँ है, वो वंस इन अ वाइल वाला मामला होगा, ठीक है। अदरवाइज एवरेज पे अगर आप देखेंगे ना तो 2,75,000 तक ही जाता है, 2,50,000 कॉन्ट्रैक्ट आपके पास खड़े हैं, तो माल ज़्यादा नहीं भरा जाएगा। हाँ, लेकिन गैप की हेल्प से, थोड़े बहुत पोजीशनिंग की हेल्प से, थोड़ा बहुत उसको ठीक करके हेल्प से फिर ये ऊपर लेके आ सकते हैं मार्केट को, क्योंकि ट्रेंड अभी भी हायर और बहुत ही फ्यूरियस बुल रन पे अभी मार्केट चल रहा है। रही बात प्रीमियम्स की, कल थोड़े प्रीमियम भी शेड हुए हैं और करीब 90 पॉइंट के प्रीमियम है। अब आप जो सपोर्ट की बात बोल रहे थे, हमारे लेवल्स भी जो हमने ऑप्शंस में कैलकुलेट करते हैं और साथ ही टेक्निकल लेवल चेक करते हैं, उसमें 550 ही आ रहा है और 450 है। ये पूरे एक बैंड है एक्चुअली 100 पॉइंट का, जो कि एक सपोर्ट का काम करेगा, और जो रेजिस्टेंस का बैंड है एक्चुअली वो 8.5 से शुरू होकर वो 22,000 तक रहेगा, तो एक रेजिस्टेंस का बैंड है। कल हमने फ्यूचर्स में 22,000 लगते हुए देखा था, क्योंकि 200 पॉइंट का प्रीमियम चला गया था, लेकिन जाते आते प्रीमियम घट के सिर्फ 100 पॉइंट हो गया, यानी कि लास्ट में फ्यूचर्स के अंदर माल अच्छे से बिका है। एक और पॉइंट दूसरा आते हैं बैंक निफ्टी पे, ट्रेंड उसका भी फ्लैट था। ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से इसमें पोजीशंस काफ़ी बनाई जा सकती है, तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर बाजार को गिरना है तो बैंक निफ्टी से गिरेगा, चलेगा तो भी बैंक निफ्टी से चलेगा। आपको किसी भी चीज़ पे ध्यान रखना है तो बैंक निफ्टी पे ध्यान रखना है, वो इंडाइसिस के तौर पर आपका मनोविज्ञान को क्लियर कर देगा। दूसरा पॉइंट आते हैं कि कल इसके अंदर क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कल सपाट था। एक अच्छी चीज़ ये थी कि इसने 48,000 भी बचाया और 48,500 को ब्रेक भी नहीं किया, तो मार्केट ने रिस्पेक्ट किया रेजिस्टेंस का, सपोर्ट दोनों का। आज देखते हैं क्या होता है, हल्की सी बढ़त आपको गिफ्ट निफ्टी पे दिख रही है। दूसरा आते हैं पुट कॉल रेशियो पे। पुट कॉल रेशियो के हिसाब से मार्केट बिल्कुल फेयर वैल्यूड है, कोई खास बड़ा बदलाव नहीं। निफ्टी करीब 1 और बैंक निफ्टी तो 1 के नीचे है। विक्स करीब 1% वापस से बढ़ा है, 14.5 का विक्स है। आप इस तरह की वॉलिटिलिटी के लिए तैयार रहिएगा कि एक ही घंटे के अंदर 100 पॉइंट ऊपर और एक ही घंटे में 100 पॉइंट नीचे, ये आपको अब होगा, आपके साथ जरूर होगा ये, तो आप ध्यान रखिए। एक बात अभी आपने मुझे बताई थी कि पहले 15 दिन आप बड़े शेयरों पे ध्यान रखें। असल में अर्निंग्स भी आ रही है, मार्केट को ना थोड़ी डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन के लिए अर्निंग्स एक ट्रिगर हो सकता है, तो इसलिए मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि पहले 15 दिन आपको बड़े शेयरों पर ध्यान रखना चाहिए। एक बार पहले मार्केट का डायरेक्शन क्लियर हो जाए, उसके बाद आप छोटे मझोले शेयर्स पे जरूर आइएगा, ये हमारा भी ऑब्जर्वेशन है एक। अगर आप कहेंगे तो मैं स्टॉक्स के बारे में भी जानकारी देता हूं। अजय, हमने 2 स्टॉक्स निकाले हुए हैं। पहला हमने निकाला है एक जी एंटरटेनमेंट, आप इस पे ध्यान रखें। कल बिना खबर के, बिना किसी वजह के, ना ही एक्सपायरी, ना ही कुछ, ना ही बैन, उसके बावजूद भी कल ये शेयर ठीक ठाक बंद हुआ और कल ये करीब 3-3.5% बंद था। इसका वॉल्यूम देखने लायक था। आप ये देख पा रहे हैं एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ है, इसका टिपिकली ब्रेकआउट करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस इसके पास बना हुआ है, तो चांसेस है कि जी एंटरटेनमेंट के अंदर एक मोमेंटम मिल जाएगा। कई बार ये शेयर हम आपको नोटिस करवा चुके हैं और इसके साथ एक ही ट्रिगर है, वो है न्यूज़ का। न्यूज़ आने में भी थोड़ा समय है, 21 से 21, एक महीने का समय उन्होंने लिया था, तो 21 जनवरी को आएगी, लेकिन ठीक उससे पहले यहाँ पे जो पोजीशनिंग बन रही है। और आपको ध्यान होगा, आप कई बार जिस फंड का नाम बोलते हैं प्लूटस, उसने 4-5 दिन पहले इसमें कुछ शेयर की बाइंग भी किया और वो मेजोरिटी चंक है जो उन्होंने ब्लॉक के जरिए बाय किया था। तो मेरे को तब से मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई है कि अगर फंड बिना न्यूज़ के खरीद रहे हैं तो इसका मतलब कोई शेयर इसको एक्यूमुलेट किया जा रहा है, तो आप भी थोड़ा ध्यान रखें। वैसे कि न्यूज़ वाला शेयर है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिर्फ प्राइस और एक्शन के हिसाब से नोटिस करा रहा हूँ। दूसरा शेयर है सिटी यूनियन बैंक, आप इस पे भी ध्यान रखिएगा। इसके पास भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये चर्निंग का पार्टिसिपेंट हो सकता है क्योंकि ये शेयर अभी तक चला नहीं है। चार्ट देखेंगे आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, इसकी पार्टिसिपेशन लेस है। इसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस है, 200 दिनों का, 50 दिनों का एवरेज का इसका बेस बन चुका है। एक अच्छी चीज़ है, 120-130 के लेवल जल्दी जल्दी ब्रेक करेगा नहीं, ऊपर जाने में 200 तक भी जा सकता है। तो आप इस चर्निंग का बेनिफिट उठाइए, पार्टिसिपेशन था नहीं, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बन रही है। तो 2 शेयर हो गए हमारी तरफ से, एक न्यूज़ प्लस मोमेंटम वाला शेयर जी एंटरटेनमेंट और एक बिना न्यूज़ के स्लो मोमेंटम वाला शेयर सिटी यूनियन बैंक। दोनों का कॉम्बिनेशन रखने की कोशिश की है हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने पैनलिस्ट को भी शामिल करते हैं। ये 15 साल से सिटी यूनियन बैंक चला नहीं है, अगर आपको ध्यान होगा सिटी यूनियन बैंक 15 साल से चला नहीं है। पिछले हफ्ते इनके जो प्रमोटर हैं आगा खान फंड, उन्होंने अपना जो स्टेक है सिटी यूनियन बैंक में बढ़ाने की खबर दी है। जब प्रमोटर खुद अपना स्टेक बढ़ा रहा है तो आपको समझदार को इशारा काफ़ी होता है और इसका भाव चला नहीं है। इसमें इसके जो रिटर्न रेशियो है बड़े कमज़ोर रहे हैं बाकी दूसरे बैंकों से। क्या इसके अंदर तब्दीली हो सकती है? आज एंटीक ने इस पर एक रिपोर्ट भी निकाली है जिसके बारे में हम बात करेंगे। चार्ट्स की बात डिम्पी कर ही रहे थे।
इस स्टॉक के ऊपर जरूर से नजर रखिएगा। बहुत सारी चीजें इसमें हो रही हैं, नो डाउट अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं, किरण जानी और कपिल शाह, इन दोनों को भी अपनी बातचीत में शामिल करते हैं। किरण एंड कपिल, KNK, आज हमारे शो का फ्लेयर KNK से शुरुआत करते हैं। कपिल जी, आप दोनों को पहली बात तो शुभकामनाएं नए साल की भी और आज सुबह की सुप्रभात भी। ये बताइए कि कल जो निफ्टी बैंक निफ्टी का जो लेवल्स हैं वो क्या नजर आ रहे हैं, कैसे ट्रेड करें? मामूली बढ़त के साथ बढ़े, शायद खुलेगा गैप अप के साथ। पहले निफ्टी बैंक निफ्टी पे ट्रेड्स बताइए कपिल। कपिल आपके, हाँ अनम्यूट तो करें। जी, अभी मेरी आवाज ऑडिबल है? हाँ प्लीज गो अहेड। ओके, थैंक यू। हमने लास्ट टाइम देखा हुआ था कि दिसंबर महीना नॉर्मली मार्केट के लिए काफी हेल्दी होता है, तो उसी एक्सपेक्टेंस के हिसाब से मार्केट रहा हुआ था। और अभी कहां ना कहां पे थोड़ी सी स्पिल ओवर इफेक्ट हमें जनवरी मंथ में देखने मिल सकती है। पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट का जो ट्रेंड था वो काफी सुस्त था। ऑफकोर्स ग्लोबल मार्केट को लेते हुए पार्टिसिपेंट्स काफी कम होता है, इसके लिए 21,800 से लेके 21,500 की रेंज में ही मार्केट अटका हुआ है। लेकिन एक बात गौर करने जैसी है कि 21,800 पिछले 3 दिनों से मार्केट वहां पे हमें कुछ हरकत होते हुए दिखने मिल रही है। फ्रेश ब्रेकआउट अंडरलाइंग टोन मार्केट का पॉजिटिव ही रहेगा जब तक वो 21,500 के ऊपर सस्टेन करती है। और एक बार जब ये 21,800 का लेवल हम क्रॉस करते हुए देखते हैं तो एक फ्रेश अपसाइड मोमेंटम हम देखने मिल सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बेस्ट अपसाइड मोमेंटम जो है 22,000, जो एक राउंड फिगर साइकोलॉजिकल लेवल हो सकता है, और 20,200 लेवल एक नेक्स्ट बेस्ट सपोर्ट लेवल हो सकता है। लेकिन अंडरलाइंग टोन पॉजिटिव रहेगा जब तक 21,500 का लेवल होल्ड करता है। और बैंक निफ्टी के और हम जब ये देखते हैं तो बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर अभी थोड़ा सा चेंज होते हुए हमें देखने मिल रहा है। जो काफी टाइम पहले हम देखते थे कि एक्सिस बैंक, ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स मूव कर रहे हैं, तो अभी HDFC बैंक और कोटक बैंक भी कुछ हरकत में आ रहे हैं। और स्ट्रक्चर भी देखूं तो पिछले 3 दिनों से थोड़ा सा सुस्त कारोबार रहा हुआ है, लेकिन जो इसके शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है वहां पे मार्केट में बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया हुआ है। तो मेरे चार्ट के लेवल के हिसाब से जब तक मार्केट 48,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके लिए एक पॉजिटिव टेरिटरी बनता है। और 48,400 के ऊपर में जब भी मार्केट मूव करने लगता है तो फ्रेश अपसाइड मोमेंटम हमें देखने मिल सकती है 48,600 लेवल और 48,800 लेवल के लिए। अंडरलाइंग टोन दोनों का पॉजिटिव है। ठीक है, एक्सेलेंट। हमारे साथ किरण जानी और वैशाली पारिक भी जुड़ रही हैं बातचीत में। आप दोनों का भी स्वागत है। वैशाली जी, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या ट्रेडिंग आइडियाज लेके आई हैं आज हमारे व्यूअर्स के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सो मेरी पिक आज फर्टिलाइजर स्टॉक और केमिकल सेक्टर में है, बिकॉज चंद दिनों से हम देख रहे हैं गुड वॉल्यूम पिकअप, गुड सेक्टर वाइज पार्टिसिपेशन है। सो मेरा फ्रेश बाइंग स्ट्रेटजी एक तो दीपक फर्टिलाइजर्स में रहेगा। दीपक फर्टिलाइजर्स आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एक थोड़ा ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है, तो मेरा ये पोजिशनल ट्रेड रहेगा। yesterday हमने देखा कि थोड़ा वॉल्यूम और सब मोमेंटम शुरू हो गया है, सो आई वुड से पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से 670 के स्टॉप लॉस के साथ 750 का टारगेट रहेगा। और दूसरा है टाटा केमिकल्स, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अगेन गेटिंग इनटू न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम, सो 1100 का स्टॉप लॉस के साथ 1150 1160 का ट्रेडिंग टारगेट। ठीक है, टाटा केमिकल्स तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है। ये एक्चुअली पहले 1000 का बेस बनाता था, 1020 1030 का इसका बेस रहता था, फिर ये शूट करने की तैयारी करता था। चला धीरे धीरे एक्सपायरी का बेनिफिट इसके हाथ में आ गया और इसने अपनी रेंज को शिफ्ट कर लिया करीब 100 रुपये ऊपर, और अब ये मेगा रेंज इसने बना दिया अपने बेस की। तो अभी ये कभी जाएगा नहीं जल्दी जल्दी, ये 1000 तो अब शायद ही मुश्किल पहुँचे ये। तो इसलिए 1100 का नियर बाय का स्टॉप लॉस रखें आप, 1150 आपका टारगेट है। और दूसरा दीपक फर्टिलाइज़र है, ये एक और शेयर है जो कि दिया गया वैशाली की तरफ से। किरण, गुड मॉर्निंग, आपकी तरफ से आज के शेयर्स। वेरी गुड मॉर्निंग। सो ओवरऑल अगर इंडेक्स की हम बात करें तो एक रेंज में रहेगा, थोड़ा बहुत नेगेटिव बायस रहेगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो वहां पे काफी अच्छी मूवमेंट दिख रही है। सो हमारी तरफ से 2 पिक रहेंगे। पहला है गुजरात अल्कलिक, ये केमिकल स्टॉक है। गुजरात अल्कलिक आप देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर एक बड़ा सा कंसोलिडेशन पैटर्न डेली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट देने को तैयार है। कहीं ना कहीं एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। सो 810 के आसपास की क्लोजिंग थी, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 840 का हमारा टारगेट रहेगा। 794 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे गुजरात अल्कलिक के अंदर। दूसरा जो स्टॉक है वो हॉस्पिटल सेक्टर से, हमने कल देखा कि 40s में जिस तरह से एक अपसाइड आया है। अपोलो हॉस्पिटल इज समथिंग लाइक सिमिलर चार्ट पैटर्न। यहाँ पे आप देखोगे तो डेली चार्ट के आसपास 5700 का एक रेजिस्टेंस था। कल हमने देखा कि 5700 के ऊपर
ऊपर ये क्लोज हुआ है, लास्ट 3 दिन का हाइस कंटिन्यूअसली क्रॉस कर रहा है। तो और मोमेंटम इंडिकेटर भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बुलिश जोन में जो कंसोलिडेशन हो रहा था वहां से भी एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। सो ओवरऑल काफी एक अच्छा पैटर्न है अपोलो हॉस्पिटल का। तो 5750 के आसपास की क्लोजिंग थे हम लॉन्ग करके जाएंगे। 5800 के शॉर्ट टर्म टारगेट रहेंगे हमारे, 5730 एज स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो अपोलो हॉस्पिटल एंड गुजरात अल्कलिक आज के हमारे 2 पिक रहेंगे। ठीक है, किरण ने 2 पिक्स दिए, गुजरात एल्कली और अपोलो हॉस्पिटल। देखिए, बहुत ही नीश सेगमेंट के अंदर जब कोई खबर आएगी ना तो वो सभी शेयर्स पर असर डालेगी, और हॉस्पिटल वैसा ही नीश सेगमेंट है। कल जब फोर्टिस के रिगार्डिंग खबर आई, फोर्टिस 6% चला, तो स्वाभाविक है दूसरे हॉस्पिटल्स में भी हरकत तो होगी। वो सिंपल सी बात है ना कि जब उसके दाम बढ़ सकते हैं तो फिर हमारे क्यों नहीं बढ़ सकते? हम तो उससे बड़े हॉस्पिटल हैं, हम तो उससे ज़्यादा मार्जिन कमाते हैं, हम तो उससे बड़ी चैन लेके बैठे हैं। तो कुछ कुछ वैसा वाला फीलिंग आप एक ह्यूमन के तौर पर भी सोचें, ये आपको प्राइजेस में भी दिखता होगा। तो आप अपोलो हॉस्पिटल पे ध्यान रखें, गुजरात एल्कलाई है, दोनों आज किरण की तरफ से प्लस ट्रेड्स हैं, और दीपक फर्टिलाइजर ये बता रहा है कि केमिकल्स वाले एरिया के अंदर काफ़ी बज़ है। अब जरा कपिल के पास चलते हैं, उनसे उनके शेयर्स पता करते हैं। कपिल जी, गुड मॉर्निंग, जरा बताएं अपने शेयर्स सर। जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मेरा पिक इंश्योरेंस सेक्टर से ही रहा हुआ है, जनरल इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई जीआई। मंथली चार्ट और डेली चार्ट दोनों का मैं हार्मनी मुझे देखने मिलती है कि पॉजिटिव टोन सेट कर रहे हैं। और मंथली चार्ट पे अच्छा बेस बना के ब्रेकआउट किया हुआ है, थोड़ा सा टाइम वहां पे सुस्त रहा हुआ है, लेकिन फिर से डेली टाइम फ्रेम पे इसके कुछ मोमेंटम देखने मिल रही है। मेन ट्रिगर इसके लिए ये है कि स्टॉक ने एक बैड ट्रैप किया हुआ था, और मेरे तजुर्बे के हिसाब से जहां पे हमें कुछ बैड ट्रैप दिखने मिलता है एक पॉजिटिव स्टॉक में, और जब भी फिर से स्टॉक अपनी अपसाइड मूवमेंट चालू करता है तो एक अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम हम देखने मिल सकती है। तो हालांकि स्टॉक का रेट अभी 1440 के अराउंड चल रहा है, तो यहाँ पे करंट लेवल पे बाई की हिदायत रहती है। 1410 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में 1490 के टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक में देख रहा हूँ तो वो ऑटो एंसिलरी के स्पेस से ही देख रहा हूँ। बॉश करके स्टॉक है, हालांकि वहां पे रिटेल पार्टिसिपेंट्स हमें कम देखने मिलता है, एज लाइक एन एचएनआई काउंटर की तरह ये ट्रीट होता है। लेकिन इसके जो फॉलिंग 8 साल की ब्रेकआउट फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें देखने मिला हुआ है, और जो इसका इमीडिएट हर्डल था 2500 के अराउंड पे, तो वहां पे हमें ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 2500 का ब्रेकआउट होने के बाद में फिर से पॉजिटिव मोमेंटम आ सकती है। 21,500 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में हमें 25,000 के टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं। ये एक पोजिशनल कॉल रहेगा। ओके ठीक है, बॉश आपकी एक पोजीशनल कॉल है। इसके अलावा एक इंश्योरेंस का स्टॉक आपने बताया, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, वो हमने नोटिस कर लिया। दोनों के लेवल्स अच्छे से आप नोटिस कीजिएगा, और आप सिलेक्टिव होकर ट्रेड कीजिए। इंडाइसिस अगर रेंज में रहेंगे बट स्टॉक्स रेंज में नहीं रहेंगे, स्टॉक्स का मूवमेंट आएगा आपको मार्केट के अंदर। तो आपके पास 6 के 6 सौदे आए हैं, 6 के 6 सौदों में आपने देखा होगा कि प्लस कॉल्स है, कोई भी नेगेटिव कॉल नहीं आई है। आगे बढ़े, जरा खबरों वाले शेयर्स भी पता कर लेते हैं। मेरे सहयोगी शरद मेरे से जुड़ रहे हैं बताने के लिए। शरद गुड मॉर्निंग, आज के जरा बताएं शेयर्स कौन से आपके। गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है Q3 अपडेट जो अब आने लगे हैं। बात करें तो JTL इंडस्ट्रीज की Q3 अपडेट बहुत स्ट्रांग आई है। 76% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिला, और वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट में जो एक अच्छी स्ट्रेंथ आई है। वही अगर बात करें APL अपोलो की, तो यहाँ पे सिक्वेंशियली अगर नंबर्स देखें तो ये जो है लार्जली वीक आए हैं, और यहाँ पे इन्वेंट्री डी स्टॉकिंग के इश्यूज भी देखने मिले हैं। हालांकि कमिश्निंग की बात करें तो रायपुर और दुबई प्लांट की जो है कमिश्निंग भी हुई है। धनलक्ष्मी बैंक, साउथ इंडियन बैंक के नंबर्स लार्जली इन लाइन आए हैं। हालांकि देखा जाए तो साउथ इंडियन बैंक में जो है कासा नंबर्स थोड़े डिप किए हैं। कोल इंडिया के नंबर्स इन लाइन आए हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट के थोड़े से वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, सिर्फ 5% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है इनका। और अगर बात करें दिसंबर के ऑटो सेल्स के, तो 2 आंकड़े आ रहे हैं। एक आ रहा है आइशर मोटर्स का, रॉयल एनफील्ड का, जो ओवरऑल वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है, और टीवीएस मोटर जो है इन लाइन रही है लार्जली 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनका जो है ग्रोथ देखने मिला है। कुछ स्टॉक्स है खबरों वाले शेयर्स जो फोकस में रहेंगे। BHEL, ऑफ कोर्स कल मूवमेंट था उनका कि एक बड़ा ऑर्डर उन्हें मिल सकता है NLC से। अब जो है उनकी क्लैरिफिकेशन है, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने सिर्फ अभी प्राइस बिड किया है, अभी तक उन्हें ऑर्डर नहीं मिला है। तो इसको ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। तीसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा ग्रुप में, वो है कर्निक्स माइक्रोसिस्टम। है तो 900 करोड़ का मार्केट कैप का कंपनी, लेकिन इसको जो है लगभग 110 करोड़ रुपए का जो है इंपॉर्टेंट ऑर्डर उनके जेवी को मिला है, और उसके कारण जो है ये सेंट्रल साउथ की जो रेलवेज की ऑर्डर है, ये एक बड़ी ऑर्डर मिली है। तो इस स्टॉक में भी जो है मूवमेंट देखने मिल सकता है। जेंसोल इंजीनियरिंग, यहाँ पे बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है, जहाँ पे वो 300 करोड़ रुपए रेस करने वाले हैं। ये पब्लिक इशू प्रेफरेंशियल या राइट्स जरिए हो सकता है, और यहाँ पे HNI और इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी बढ़ी है। और आखिर में बात करें तो SGVN फोकस में रहेगा। यहाँ पे दीपाम ने अप्रूवल दे दिया है कि वो 4 नए
हाइड्रो और रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये जो है इंडिया और नेपाल के बीच रहेगा, तो इन स्टॉक्स पे जो है आज मोमेंटम देखने मिल सकता है। एक्सीलेंट, शानदार स्टॉक्स की लिस्ट शरद दुबे हमारे साथ शेयर करते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज डिस्कस कर लेते हैं। वैशाली, मैं आपसे एक स्टॉक डिस्कस करना चाहूँगा। इतना ईवी की बातचीत चल रही है, इनफैक्ट अगले हफ्ते वाइब्रेंट गुजरात भी होने वाला है, जहाँ खबर ये है कि अभी एक ईवी ऑटो कंपनी का आईपीओ आ रहा है जो है ओला इलेक्ट्रिक। उसके चलते टीवीएस मोटर्स में क्या हुआ हमने देखा, और अब सुनने में ये भी आ रहा है वैशाली जी कि इलॉन मस्क खुद पधारेंगे वाइब्रेंट गुजरात फेस्टिवल में, डांडिया करते हुए नजर आएंगे आपको, और यहाँ पे जो फैक्ट्री लगाने वाले हैं उसके बारे में डिटेल्स आएंगी। मैं आपसे एक ईवी स्टॉक डिस्कस करना चाहूँगा और वो है BLW सोना। वो भी ईवी कंपनी है एंड ऑफ कोर्स टेस्ला को सप्लाई करती है। चली नहीं बहुत ज़्यादा, आप ध्यान देंगे इस पे? डेफिनेटली। सो सोना कॉमस्टार ऑफ कोर्स, सो ये स्टॉक जो आप बात कर रहे हैं काफी समय से चल रहा है एंड इट्स रेडी फॉर न्यू हायर प्राइस प्रोजेक्शंस। फिलहाल 645 के भाव में चल रहा है। ऑलरेडी डेली चार्ट पे ब्रेकआउट आ चुका है, इवन वीकली चार्ट में लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन के बाद बाहर निकला है। सो आई वुड से वेल, लंबा आप टारगेट देखेंगे तो 600 का सपोर्ट लेके ये स्टॉक में पॉजिटिव व्यू बन रहा है। आई थिंक इन ऑल लाइकलीहुड ये स्टॉक जा सकता है टुवर्ड्स 780 to 800 लेवल्स। सो जिस तरह से वीकली चार्टिकल फॉर्मेशन है, माय व्यू इज पॉजिटिव फॉर दिस 600 के सपोर्ट के साथ। आपका व्यू पॉजिटिव है इसके ऊपर। एक और खबर हमने देखने को मिली, लुपिन में एक अपग्रेड आया है और ये दूसरा अपग्रेड है बैक टू बैक। पिछले हफ्ते भी हमने लुपिन में एक अपग्रेड देखा था। आप जरूर से इस स्टॉक को, इनफैक्ट डॉक्टर रेड्डीज, औरोबिंदो, जितनी भी 4-5 बड़ी कंपनियां हैं उनके ऊपर नजर बना के रखी है। उनका मोमेंटम बिजनेस का बहुत मजबूत है। शायद इसी के ऊपर एंटीक ने भी सेकेंड अपग्रेड लुपिन पे किया, बैक टू बैक पिछले हफ्ते एक हुआ था। किरण जानी, जरा बताइए 1300 के ऊपर लुपिन कैसा दिखता है, किस लेवल पे एंट्री की जाए अगर इसे खेलना है में लॉन्ग साइड? सो ओवरऑल अगर लुपिन की हम बात करें तो एक एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन से स्टॉक में स्लोली एंड ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि जो भी मोमेंटम इंडिकेटर थे वो कूल डाउन हो चुके हैं। रिसेंटली जो भी प्राइस वाइज करेक्शन आया था, कहीं ना कहीं 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके घूम रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कोई भी डिप आता है नीचे में तो वहां पे खरीदना चाहिए। 1280 से लेके 1260 ये एक उसका क्लस्टर रेजिस्टेंस था जहां से काफी दिन स्टॉक कंसोलिडेट हुआ था। तो डिप की वेट कीजिए 1280 से 1260 के बीच में आप लॉन्ग कीजिए, 1220 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न हम देख रहे हैं 1400 तक के टारगेट लुपिन में आ सकते हैं, लेकिन डिप में बाय करने की ही सलाह रहेगी। एक और स्टॉक में डिस्कस करना चाहूँगा, वो है ONGC। जी हाँ, ONGC में एक तरफ तो ONGC ऑयल इंडिया दोनों पिछले हफ्ते भी काफ़ी चलते हुए नजर आए थे। मैनेजमेंट ने काफ़ी इंप्रूवमेंट की बात की है, स्पेशली अपने गैस वॉल्यूम्स के ऊपर। स्टॉक ये बहुत ज़्यादा क्रूड से रिलेटेड रहता है। क्रूड तो बहुत ज़्यादा भागा नहीं, 75 वाला 83, वर्स्ट में रिसेंट लो 75, अभी 83, लेकिन हो सकता है ये क्रूड से ब्रेक करके इसका कोरिलेशन ये इंडिविजुअली चलने लगे। ये एक ऐसा PSU जो सबसे अंडर परफॉर्म किया है, बाकी सारे PSUs में रैली हो गई है। ये बताइए कपिल जी, 205 पे ये ट्रेड लायक लग रहा है यहाँ से भी? बेसिकली चार्ट का स्ट्रक्चर में देखता हूँ या फिर पूरा एक सेक्टर का टेल भी दिख रहा हूँ तो एक पॉजिटिव मोमेंटम तो है ही, लेकिन जो इसका 910 से लेकर 213 की जो रेंज है, 3 रुपए की रेंज है, वो एज एन रेशंस ईयर 2016 से काम कर रहा है। यानी मल्टीपल टॉप्स हमें पहले भी 2010 और 2013 में 210 और 213 के लेवल पे हमें देखने मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार तय करूंगा कि 213 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन करने लग जाए, तब जाके मैं इसमें ट्रेड इनिशिएट करूं। तो वो मुझे इंडिकेट करेगा कि ये अपना दमखम रखता है रेशंस को ब्रीच करने के लिए, और जैसे ही 213 का लेवल पार होता है क्लोजिंग बेसिस पे मुझे वो देखने मिलता है, तो मेरा एक पॉजिटिव व्यू रहेगा। और नेक्स्ट जो इसका रेशंस लेवल जहां पे आता है वो 235 का लेवल आता है, तो 213 की क्लोजिंग के ऊपर बाय बनता है 235 के लिए। इसी तरह के कुछ एक और स्टॉक्स भी हम आपसे पता करेंगे जहाँ पे खबर है और कुछ रिपोर्ट्स वाले शेयर भी हैं। तो एक काम करते हैं, पहले जरा रिपोर्ट वाले शेयर्स पता कर लेते हैं। गौरव मेरे सहयोगी मेरे से जुड़ रहे हैं बताने के लिए। गौरव गुड मॉर्निंग, बताएं रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं आज की? जी गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेमन ट्री के बारे में, जहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का मानना ये है कि कहीं पे कन्वेंशन सेक्टर्स में कहीं पे काफ़ी ज़्यादा चढ़ाव देखने को मिल सकता है हमें कंपनी के लेके। रोबस्ट पाइपलाइन है उनके पास रेवेन्यू को लेके भी, और उसके अलावा हमें कहीं पे ऑक्यूपेंसी रेट में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। और इसी के चलते हुए मोतीलाल ओसवाल ने अपना टारगेट प्राइस जो है वो 150 रुपीज़
पे लेके रखा है और बाय रेटिंग दे रखा है। अगला हमारे पास अपडेट है वो है मेटल सेक्टर से, जहाँ पे जेफरीज़ ने कई कंपनीज़ पे अपना टारगेट प्राइस अपडेट करके रखा है। जैसे JSW स्टील पे अभी उनका टारगेट प्राइस है 800 रुपीज़ का, हिंदाल्को पे उनका टारगेट है 725 रुपीज़ का, और इसके अलावा कोल इंडिया पे उनका टारगेट दे के रखा है 450 रुपीज़ का। तो उनका मानना ये है कि कहीं पे एशिया में स्टील प्राइसेज जो है वो ज़्यादा लेवल्स पे देखने को मिल सकती है आगे जाके, बट स्प्रेड्स जो है वो अभी भी डिकेडल लो लेवल्स पे है, और इसी के चलते हुए हमें कहीं पे JSW स्टील और हिंदाल्को में थोड़ा सा चढ़ाव देखने को मिल सकता है। उसके अलावा हमें हेल्दी ग्रोथ देखने को मिल सकता है 6% to 15% के रेंज में, दोनों में, स्टील्स में भी और कोल में भी, और इसीलिए वो कोल इंडिया पे भी कहीं पे बुलिश होते हुए दिख रहे हैं, और टारगेट प्राइस जो है वो उन्होंने 450 रुपीज़ का दे रखा है। उसके अलावा हम बात करते हैं भेल के बारे में, जहाँ पे एंटीक ने अपना बाय रेटिंग मेंटेन किया है और टारगेट प्राइस जो है वो 230 रुपए का दे रखा है। उनका मानना यह है कि भेल जो है वो काफ़ी अच्छे पोजीशन में है NLC का एक नया ऑर्डर विन करने के इसमें। उसके अलावा उनके पास 20 गीगावाट्स के प्रोजेक्ट्स हैं ऑलरेडी। अगर हम वंदे भारत की भी बात करें तो इसी के वंदे भारत के थ्रू भेल ने अपना फोरे जो है वो करके रखा है रेलवे सेगमेंट में, और डिफेंस सेगमेंट में भी कहीं पे वो एज अ प्लेयर इमर्ज होते दिख रहा है, और इसीलिए कहीं पे एंटीक बुलिश हो रहा है भेल पे भी। अगला स्टॉक जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है लुपिन, जहाँ पे नोमुरा ने अपना बाय रेटिंग मेंटेन किया है और टारगेट प्राइस हाइक करके रखा है 1593 रुपीज़ का। उनका मानना यह है कि लुपिन में हमें कहीं पे एबिडा मार्जिन्स में ग्रोथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी US में और यूरोपियन मार्केट्स में अपना इमर्ज फोरे कर रही है। उसके अलावा कहीं पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है ग्रोथ में इंडिया के मार्केट में भी, क्योंकि उनका फील्ड फोर्स एक्सपांशन जो है और क्रोनिक सेगमेंट में जो प्रेजेंस है इसके लिए, और इसी के चलते हुए नोमुरा ने अपना EPS जो है वो 2 to 14% से हाइक करके रखा है, और इसी के चलते हुए हमें ये टारगेट प्राइस जो है वो भी 1290 रुपीज़ से बढ़कर 1593 का देखने को मिल सकता है। तो आगे जाके काफ़ी दिलचस्प रहेगा ये देखने को कि ये सब स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग गौरव, बहुत सारी रिपोर्ट्स आपने बताई हैं, एक एक करके कोशिश करेंगे हम सारी रिपोर्ट्स को कवर ही कर लें और आपके सामने जहां भी ट्रेड बनेगा उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपकी जो लास्ट रिपोर्ट है ना ल्यूपिन वाली, इसी से ही शुरू करते हैं। इस पर टारगेट को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाया गया है। नोमुरा ने 1-2 दिन पहले भी इसके बारे में जिक्र किया था, तो इन दोनों के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। अच्छा, एक स्टॉक और भी है कर्नेक्स माइक्रो, उसको 109 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है, थोड़ा कैश का स्टॉक है, जरा इसके बारे में जिक्र करते हैं पहले। कपिल आप जरा चेक करेंगे, कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स के नाम से एक कंपनी है, करीब 900 का मार्केट कैप है, 109 करोड़ का तो ऑर्डर ही मिला है इनको। जी, बेसिकली कर्नेक्स का चार्ट मैं जो उस पे कमेंट करूँ उससे पहले ये T2T सेगमेंट का स्टॉक है, तो इसको आप बाय करोगे तो डिलीवरी होने के बाद में ही इसको सेल कर पाओगे, सो एज अ कॉशन। टेक्निकल स्ट्रक्चर तो उसका काफी अच्छा ही रहा हुआ है, ऑल टाइम हाई के लेवल के यहाँ पे चल रहा है। हिस्ट्री कंपेरेटिवली तो थोड़ी सी कमी है, लेकिन जिस हिसाब से स्टॉक ने रिसेंटली बॉटम बनाया था कुछ 20 रुपए के अराउंड से, वहां से स्टॉक 580 के लेवल पे ट्रेड करा है, तो काफी ओवर एक्सटेंडेड स्टॉक तो है, लेकिन डेली चार्ट पे उसका कूल ऑफ भी हुआ है। 680 वाला स्टॉक अभी 540 के लेवल के यहाँ पे आ गया, तो थोड़ा सा रिबाउंड भी हो रहा है। पहला भी यहाँ पे ही बॉटम बना था 560 540 के बीच में, और पिछले कुछ दिनों से प्राइसेस फिर से यहाँ से ही बेस बना रहे हैं 540 के यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर अच्छा है, स्टॉक प्राइस में थोड़ा सा कूल ऑफ भी आया हुआ है, और कोई भी अच्छा स्टॉक जब भी एक नीचे में रिट्रेस करके आपका ओवरसोल होता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर आपका पॉजिटिव बन रहा है। 598 का एक इमीडिएट हर्डल लेवल रहता है, लेकिन इसके ब्रीच होने के चांसेस काफी ज्यादा है, तो मेरा यहाँ पे बाय का व्यू ही रहेगा। और जो पिछले 4-5 दिनों से जो स्टॉक ने बेस बनाया हुआ है 545 का, वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में पहला टारगेट इसके 640 के हमें देखने मिल सकते हैं, और 680 के भी अपसाइड पोटेंशियल हमें देखने मिल सकती है। ठीक है, विशाली से एक स्टॉक पता करते हैं। BHEL एंटीक की एक रिपोर्ट आई है, 230 का वो टारगेट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा मेंटेन पहले से बाय था, आज भी बाय ही है, और हम टारगेट 230 कर रहे हैं। शेयर करीब 200 रुपये के आसपास है। विशाली ये 30 रुपये का और इन्होंने ऊपर का टारगेट रखा हुआ है। शेयर ने अभी तक तो निराश नहीं किया, अच्छा चला भी है, ये जा सकता है 230 तक। तो जिस तरह से हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं, दैट इंडिकेटर्स दिख रहे हैं, दैट यस नई स्ट्रेंथ दिख रही है, बट ऑल द सेम मैं कहूंगी 190 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदना चाहिए, बिकॉज 230 आई मीन इट्स ऑलरेडी ओवरबॉट, तो ओवरबॉट में है, और थोड़ा अगर सेलिंग प्रेशर आया तो वोलेटिलिटी आ सकती है। सो 190 के स्टॉप लॉस के साथ एक्सपेक्ट टारगेट ऑफ 210 220, शुरुआत तो उसकी ही होती है। ट्रेडिंग टारगेट स्ट्रेटेजी में 220 का एक रेजिस्टेंस आ रहा है।
जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है मेटल सेक्टर्स को लेके। मैं 3 शेयरों के नाम ले रहा हूँ। आप किरण सर, आप जरा ध्यान से सुनिएगा उन तीनों शेयर्स में से, और चुनाव आपको करना है क्योंकि ज़्यादातर के टारगेट्स को बढ़ाया गया है। मैं तीनों शेयरों में से पहले शेयर का नाम बता रहा हूँ, JSW स्टील। वो ये कह रहे हैं कि हमारा टारगेट 700 से 800 रुपये हो गया, ठीक है। दूसरा बता रहे कोल इंडिया, जिस पे वो बाय करेंगे, उन्होंने टारगेट बढ़ाया 425 से 450। और तीसरा शेयर है हिंडाल्को, जिसमें उनका टारगेट है 660 रुपये से 725, ठीक है। तो तीनों में से आपको जो ठीक लगता है बता दीजिए। सो तीनों स्टॉक की अगर हम बात करें तो कमोडिटी बेस्ड स्टॉक है। मेटल और कोल दोनों के अंदर हमने एक अच्छी खासी मूवमेंट देख ली है। कोल इंडिया हमने लास्ट वीक ही आपके चैनल पे डिस्कस किया था, 360 के आसपास, वहां से 380 आ चुका है। अब वो बोल रहे हैं कि 400 के ऊपर ये स्टॉक आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। तो कोल इंडिया पहली चॉइस रहेगी। कोई भी डिप आता है हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। 360 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और 420 प्लस के टारगेट रहेंगे। अब हिंडाल्को इन JSW स्टील लुकिंग सिमिलर पैटर्न। हिंडाल्को में ऑलरेडी हमने लास्ट मंथ में एक अच्छी खासी मूवमेंट देख ली है, जहां से 540 से स्टॉक 610 हो चुका है। तो मेरे हिसाब से हिंडाल्को में थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन या तो प्राइस वाइज करेक्शन आए तो डीप में लीजिए। और हिंडाल्को के ऊपर अगर कोई प्रेफरेंस है तो JSW स्टील डेफिनेटली। यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिली है। तो हिंडाल्को और JSW स्टील में से हमें JSW स्टील प्रेफर्ड लग रहा है। कोई भी डिप आता है हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। 860 से लेके 880 का हमारा बाई जोन एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। 840 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड ओवरऑल यहाँ पे 900 प्लस के टारगेट डेफिनेटली आ सकते हैं। तो कोल इंडिया एंड JSW स्टील प्रेफरेंस वाइज आप बाई कर सकते हो। ओके, ग्रेट। एक स्टॉक में डिस्कस करना चाहूँगा, वैशाली संवर्धना मदरसन। जरा ऑटो एंसरी के इस स्टॉक की तरफ नज़र डालिए। डॉक्टर साहब लेके आइए। 3 महीने 6 महीने का 105 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 3 महीने 6 महीने का चार्ट लेके आइए डॉक्टर साहब, आपको दिखा दें व्यूअर्स को कि पिछले समय में कैसे चला है। ज़्यादा नहीं चला है, 3 महीने में 14%, मतलब 13 रुपये चला है। 6 महीने का लेके आइए और 1 साल का लेके आइए डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। 6 महीने वही भाव वही है। कंपेयर्ड अगर मार्केट को देखें, साल में भी 40%। क्या इसमें स्कोप दिखता है आपको 100 रुपये पे? इनफैक्ट ये स्टॉक हम लोग काफी टाइम से ट्रैक कर रहे हैं। इनफैक्ट 98 लेवल से ब्रेकआउट आया है एंड इट्स फॉर्मिंग हायर बॉटम हायर हाई अभी फिलहाल दिख रहा है। वीकली चार्ट में भी देखेंगे तो एक नया ट्रेंड बन रहा है। सो आई वुड से ऑफ कोर्स ये स्टॉक पे जरूर ध्यान देना चाहिए। 98 के सपोर्ट के साथ मुझे लग रहा है अगर ये मार्केट में मोमेंटम रहा और इसमें ये स्टॉक में वॉल्यूम भी अच्छे से हो रहे हैं अभी, मुझे लग रहा है ये 120 तक जा सकता है। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी ठीक बैठ रहा है। 98 के सपोर्ट के साथ 120 का ट्रेडिंग पोजिशनल ट्रेड ऑफ कोर्स। तो चार्टिकली इट लुक्स वेरी फेवरेबल एंड वेरी फेवरेबल फॉर अ न्यू एंट्री आल्सो। लेमन ट्री के बारे में देखिए, अभी ये पूरा फेस्टिव सीजन होके गया। क्रिसमस में लोग ट्रैवल किए, न्यू ईयर्स के लिए भयंकर ट्रैफिक था। आपने शायद मुंबई पुणे हाईवे की तस्वीरें नहीं देखी हैं आपने। अगर आप देख लेते तो शायद आप अपने परिवारजनों को लेके ऑन रोड जर्नी आसपास की करने में एक बार को डरते। 3-3 4-4 घंटे के जाम थे, लोगों की क्लच प्लेटें घिस गई। वो जरा क्लच प्लेटों वाले स्टॉक अभी आने दीजिए विनोद मोदी को, फिर लेके आते हैं। और गाड़ियाँ जैम हो गया था, गाड़ियाँ साइड पे लगी हुई थी, ओवर हीट हो गई थी। तो होटल स्टॉक्स की तरफ नज़र जा रही है क्योंकि बाहर ट्रैवल करना बढ़ता चला जा रहा है। सारे होटल स्टॉक्स एक अच्छे स्वीट स्पॉट में, नंबर्स अगर आप देखिए लास्ट 2-3 क्वार्टर के। लेमन ट्री में मोतीलाल का व्यू ये आ रहा है कि ग्रोथ अच्छी होगी, यहाँ से मोमेंटम बरकरार है और नए कन्वेंशन सेंटर्स बना रहे हैं। पहले सिर्फ होटल का काम करते थे, अब कन्वेंशन सेंटर्स भी, क्योंकि पार्टियां, कॉन्फ्रेंसेस, ये एक नया व्यू लेके मोतीलाल आया है। 150 का भाव बोलता है। कपिल शाह, जरा चार्ट्स बताइए कैसे दिख रहे हैं? जी, ऑलमोस्ट सभी होटल के चार्ट के स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो काफी अच्छे ही फॉर्मेशन बने हुए हैं। काफी लंबे टाइम के कंसोलिडेशन पैच के बाद में हमें एक ब्रेकआउट ऊपर में देखने मिले हुए और ब्रेकआउट काफी महीनों से सस्टेन भी हो रहे हैं। तो ये इंडिकेट करता है अभी होटल स्टॉक एक नई ऑर्बिट में आ गए हैं। लेमन ट्री पिछले 4 से 5 महीनों से थोड़ा सा सुस्त कारोबार रहा हुआ है। स्टॉक प्राइस 123 ऊपर में और 112 नीचे की रेंज में ही 90% ऑफ द टाइम 3 महीने में इसी रेंज में स्पेंड किया हुआ है। तो टेक्निकली स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, लेकिन जब हम शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से ट्रेड को स्टॉक को देखते हैं तो यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा सा कमजोर हुआ है। इतना ज्यादा मोमेंटम नहीं देखने मिल रहा है। आइदर 118 पे ये स्टॉक चल रहा है, आइदर ये स्टॉक को 112 के यहाँ पे आता है तभी बाय करना चाहिए जहां पे रिस्क और रेशियो काफी अच्छा में देखने मिले, या फिर जब 123 का लेवल का ब्रेकआउट आ जाए तो वहां पे हमें इसको ऐड करना चाहिए। स्ट्रक्चर अच्छा है, बस इस 2 लेवल की हमें ध्यान रखनी चाहिए एंट्री के लिए। ठीक है, जब होटल्स की बात हो ही रही है तो फिर ज़रा खाने पीने की बात भी कर लेते हैं। जोमेटो से अब खाना ऑर्डर करना महंगा हो गया है
असल में जोमेटो ने अपने प्लेटफॉर्म फीस में बढ़ोतरी की है। ये पहली फीस कितनी थी, अब कितनी हो गई है, इससे बिजनेस पे फर्क क्या पड़ेगा और आप पे क्या फर्क पड़ेगा, बताने के लिए मेरे सहयोगी स्वामी सरकार जुड़ रहे हैं। स्वामी, जरा सारे एंगल्स बताइएगा इसके। तो अगर आप देखेंगे तो जोमेटो फोकस में रहेगा, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म फी है उन्होंने 3 रुपये से बढ़ाकर अभी 4 रुपये कर दिया है की मार्केट्स में। और याद रखिएगा 31 दिसंबर के दिन वो जो प्लेटफॉर्म फी चार्ज कर रहे थे वो करीब 9 रुपीज़ का था पर एवरी ऑर्डर पे। तो काफ़ी डायनामिक रहा है कंपनी के लिए ये प्लेटफॉर्म फ़ी। अब अगर आप देखेंगे तो प्रति 1 रुपया प्लेटफॉर्म फ़ी बढ़ने से जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है फूड डिलीवरी का, उसमें जो ग्रोथ या इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो देखने मिलता है वो करीब 0.2% का है। एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर हम देखें तो 15 करोड़ रुपया प्रति क्वार्टर कंपनी अपनी एडजस्टेड एबिटा में ऐड कर सकती है। इसका मतलब एनुअलाइज बेसिस पे अगर आप देखें तो करीब 60 करोड़ के आसपास हो सकता है। तो कंसोलिडेटेड जोमेटो के एडजस्टेड एबिटा का वो करीब 15% हिस्सा है। तो 15% से कंपनी का एडजस्टेड एबिटा बढ़ सकता है अगर सिर्फ 1 रुपये से उन्होंने प्लेटफॉर्म फी बढ़ा दिया तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है जोमेटो के लिए। और उसी के साथ याद में रखिएगा कुछ दिन पहले कंपनी को एक जीएसटी नोटिस आई थी 400 करोड़ रुपए का, क्योंकि उन्होंने जो जीएसटी नोटिस थी वो अमाउंट कलेक्टेड जो किया था उन्होंने डिलीवरी फीस को लेके, उसके लिए था ये। और जोमेटो का मानना ऐसा है कि वो ये डिलीवरी फीस उन्हें लायबल नहीं है ये डिलीवरी फीस पे करना, बट ब्रोकरेजेस अब कह रहे हैं कि आगे चल के अगर ये लायबल हो भी जाता है कंपनी के लिए तो कंपनी अपनी प्लेटफॉर्म फी बढ़ा के इसको ऑफसेट कर सकती है काफ़ी ईजिली। अब जो करंट उन्होंने हाइक किया है 1 रुपये का, उसका सीएलएसए का मानना ऐसा है कि करीब 25% का जो इम्पैक्ट है ये ऑफसेट हो जाता है उससे। और आगे चल के कई ज़्यादा ऑप्शंस है जोमेटो के पास ये जीएसटी फीस को ऑफसेट करने के लिए, जैसे कि वो प्लेटफॉर्म फी तो बढ़ा ही सकते हैं, उसी के साथ टेक रेट भी बढ़ा सकते हैं करीब 0.9 से 2.5% के आसपास। और जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है उसको भी करीब 4 से 10% बढ़ा सकते हैं आगे चल के। तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शनलिटी है कंपनी के पास ये जीएसटी अमाउंट को ऑफसेट करने के लिए। और आगे चल के भी जो प्लेटफॉर्म फी बढ़ने देखने को मिलेगी उससे अगर आप देखेंगे तो कंपनी के एडजस्टेड एबिटा पे करीब 15% का पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। डन। तो आप ये बता रहे हैं कि उन्होंने 1 रुपया फीस बढ़ाई है और आप ये बता रहे थे कि तो 9 रुपये तक चली गई थी फीस ऑन द डे ऑफ 31st। अच्छा, आप ये भी बता रहे हैं कि जीएसटी को ऑफसेट भी कर सकती हैं अपने 1 रुपये। तो सारे मुद्दे कहीं ना कहीं जीएसटी और जीएसटी जनित है। जैसे जीएसटी का नोटिस इनके पास आया था और इससे पहले इन्होंने जब 3 रुपये किया था तब जीएसटी का मामला नहीं था। विनोद मोदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, कई बार ऐसा लगता है कि पहले इनकम आएगी बाद में टैक्स आएगा, कई बार पहले टैक्स आता है बाद में इनकम आती है। 3 रुपये तक तो इनकम के बारे में सोचा, लेकिन उसके बाद जीएसटी का नोटिस आ गया तो उन्होंने कहा अब हम और बढ़ाते हैं। आप ठीक है ना, आप लगाओ हम पे जीएसटी, हमने 1 रुपये और बढ़ा देंगे। तो उन्होंने 1 रुपये और बढ़ा दी, 3 से 4 कर दी है। तो ये मिलीजुली सरकार है ऐसा लग रहा है। जरा आप बताइए इसमें क्या है मामला। Very good morning, Dimpy, Ajay ji, and all panelists, and happy New Year to all. डेफिनेटली आई मीन ये जो डिसीजन कर लिए हैं, आई मीन जोमेटो 1 रुपये से बढ़ाने का 3 से 4 रुपया का, ये बहुत बड़ा डिसीजन है। इसके 33% इंक्रीज पर ऑर्डरिंग में ये बहुत बड़ा मुझे लगता है कि अर्निंग सेक्रेटिव होगा। बट एट द सेम टाइम जीएसटी जो टैक्स डिमांड था, अगर मैं उसको साइड रखे कि आई थिंक वो जो चीज है, आई थिंक उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं, क्योंकि वो फिर लिटिगेशन में जाएगा, कंपनी भी अप्लाई करेगा उसके अगेंस्ट में। सो उस पर कुछ बहुत बड़ा व्यू तो नहीं दिया जा सकता। बट अगर बिजनेस की बात करें तो इसकी बिजनेस में जो ट्रैक्शन दिख रहा है वो काफी बेहतर दिख रहा है। फूड डिलीवरी के बिजनेस की बात करें तो फूड एडजस्टेड एबिटा लेवल पे वो आई थिंक ब्रेक इवन होने वाला है कमिंग क्वार्टर में। एट द सेम टाइम Q1 FY25 में इसका जो ब्लिंकिट बिजनेस है वो भी एबिटा ब्रेक इवन हो जाएगा। तो ओवरऑल आप देखोगे कि ये साल का एंड तक आई थिंक ओवरऑल ये एबिटा लेवल पे पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर विल सी शार्प इंप्रूवमेंट इन ओवरऑल मार्जिन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अगर मैं इसके रेवेन्यू की बात करूं तो FY23 में अगर मैं रेवेन्यू देखो तो जो लगभग 7,000 करोड़ का था वो बढ़ करके ये ईयर सिर्फ 12 महीने में वो 7,000 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ के 12,500 करोड़ का हो रहा है। इस पर स्ट्रिक्ट एक्सपेक्टेशन में बोल रहा हूँ। यही FY26 में रेवेन्यू मतलब 16,500 करोड़ का हो रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं 2 साल में इसका रेवेन्यू का ग्रोथ देखिए। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जो बिजनेस में जो ग्रोथ जो कंपनी में दिखाई दे रही है वो मुझे लगता है बहुत बेहतर ग्रोथ है। और इकोनॉमी ऑफ एक्टिविटी जो भी इकोनॉमी जो स्केल बेनिफिट्स ये सब आने वाले टाइम में डेफिनेटली मिलेगा। मुझे लगा स्ट्रीट इस पे पॉजिटिव भी रहेगा। हमारा नजरिया भी लगता है कि ये स्टॉक को देखना चाहिए, अंडर रडार रखना चाहिए। तो हमारा कवरेज नहीं है, इन हाउस कवरेज नहीं है, बट ओवरऑल व्यू काफी पॉजिटिव निकल के आ रही है। राइट और दूसरा ये मत भूलिए विनोद, आपने बहुत अच्छा व्यू दिया। पहली बात तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करूंगा, बहुत राउंडेड व्यू है। 40 वाला 120 हुआ है, लेकिन
ये जो बातें बताई ना आपने, एक जो एंड में बात बोली कि ईयर एंड तक अगर रेवेन्यू और एबिटा ग्रोथ जारी रही तो फर्दर रीरेटिंग इसके अंदर हो सकती है। तो मैं बैक टू बैक एक और सवाल आपसे पूछ लूं, ये डिलीवरी का एक स्टॉक है, इन्हीं एक कजिन है, हाई ग्रोथ सेक्टर है, लेकिन सबसे कम रिकवर हुआ है पिछले 1 साल 2 साल का। अगर आप चार्ट लेके आए डायरेक्टर साहब, आप देखेंगे 700 750 का भाव हुआ करता था, सारे पीबी फिनटेक ये सब कुछ रिकवर कर गया, जोमेटो रिकवर किया सबसे ज़्यादा, डिलीवरी रिकवर ही नहीं किया अभी तक। क्या इस भाव से आप डिलीवरी को भी देखेंगे या 1-2 क्वार्टर नंबर्स ऑब्जर्व करेंगे उसके बाद काम करेंगे? विनोद जी, डेफिनेटली अजय जी, मैं थोड़ा नंबर्स को और ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, क्योंकि एट द सेम टाइम जिस हिसाब से मैनेजमेंट का कमेंट्री भी मैं समझूं तो वहां पे मुझे थोड़ा क्लैरिटी अभी नहीं समझ में आ रहा है। एट द सेम टाइम इनके जो वैल्यूएशन आईपीओ के बाद से ही मैं देखूं तो वैल्यूएशन कुछ ऐसा चीज है, हमें वैल्यूएशन अब ऑफकोर्स समझ में नहीं आएगा, तो मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए भी। इस स्टॉक्स पे अभी बहुत बड़ा पॉजिटिव व्यू हमारा नहीं है। आपके हिसाब से इग्नोर है, नंबर्स आने दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे। एक स्टॉक में डिस्कस करना चाहूंगा वैशाली से, वो है कोल इंडिया। वैशाली, कोल इंडिया में ऐसे गेन्स दिख रहे थे पिछले हफ्ते, एफएनओ स्टॉक है, कई लाख करोड़ का एम कैप है, जैसे मिड कैप हो, 5-5, 10-10% ऐसे चल रहा था कोल इंडिया, जैसे आग लग गई हो एकदम। अभी मालूम चल रहा है कि इन्होंने अपनी गाइडेंस बढ़ाई है, प्रोडक्शन गाइडेंस 2-2.5 साल में 1000 मेट्रिक टन के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। 2024 जो चलता हुआ साल है उसमें ऑलरेडी वो उनका रन रेट गाइडेड रन रेट से ज़्यादा चल रहा है, मतलब दे आर अहेड ऑफ द कर्व। तो फंडामेंटली सपोर्ट है। कोल इंडिया में ब्रेकआउट दिखा है, 70% रिटर्न इस हमें 52 वीक से मिले पिछले 1 साल में। यहाँ से कैसे ट्रेड करें कोल इंडिया को? So of course it looks very rosy और अच्छा ही लग रहा है, बट अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे, डेली चार्ट देखेंगे, इट्स अ परपेंडिकुलर राइज, जस्ट वन वे रैली। इवन ऑन अ डेली चार्ट आप देखेंगे राइट फ्रॉम 200 लेवल्स टू अभी हम देख रहे हैं 380। सो बट हैविंग सेड दैट, मुझे नहीं लग रहा है कि इसका व्यू नेगेटिव होगा, बट 360 का एक अच्छे से स्टॉप लॉस रख के कैरी ऑन द रैली, बिकॉज यहाँ से इंडिकेटर्स में भी फटीग नहीं है। सो द रैली कैन कंटिन्यू, बट 360 का स्टॉप लॉस रखना आवश्यक है। अभी थोड़ी देर पहले इलन मस्क की बात बता रहे थे अजय आपको कि वो आ रहे हैं गुजरात में और वहाँ पे वो डांडिया भी खेलेंगे। कई बार ना मार्केट में कुछ ऐसी खबरें भी चल रही है कि इलन मस्क हो सकता है टेलीकॉम को लेकर कुछ बात कहें, या टेलीकॉम में इंडिया में कुछ बात हो सकती है। वोडाफोन आइडिया अगर 2 दिन में 30-35% चला है तो उसके पीछे ये एक तर्क भी दिया जा रहा है। अगर आप गूगल करेंगे, सर्च करेंगे, ट्रेंडिंग देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों पर इंफॉर्मेशन ऐसा भी दिया जा रहा है। इस बात पे कितनी सच्चाई है विनोद मोदी कि एलन मस्क आएंगे तो उनको इंडिया की टेलीकॉम बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट होगा और टेलीकॉम की कंपनी को सर्च करेंगे, उसमें वोडाफोन आइडिया का नाम आएगा। ये ऐसी बहुत सारी है, मैं इसको एक वर्ड बोल सकता है, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। ये कहानियां सच्ची होंगी या फिर ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं? जी, जहाँ तक टेलीकॉम क्षेत्र का सवाल है, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने जिस हिसाब से टेलीकॉम में जो सेक्टोरल जो परिदशा बदली है लास्ट 3 से 4 सालों में, वो मुझे लगता है बहुत ही बेहतर फॉर्म में निकल गया है। चाहे वो एजीआर का डेफिनेशन में क्लैरिटी हो या फिर स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस में जो भी उसमें क्लैरिटी दिया हो, तो ओवरऑल मुझे लगता है कि टेलीकॉम सेक्टर में जो भी आई मीन कंसर्न्स था सेक्टर को लेकर के, वो बहुत हद तक निकल चुका है। बट यस, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ हाई कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, जहाँ पे कोई भी कंपनी को सर्वाइव करने के लिए मुझे लगता है बहुत बड़ा कैपिटल की जरूरत होगी। डेफिनेटली जिस हिसाब से आइडिया का परफॉर्मेंस रहा है कुछ ट्रेडिंग लास्ट के 2-3 दिनों में, मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स हो जो भी स्ट्रीट है कहीं ना कहीं ये चीज को कनेक्ट करने की कोशिश करा, बट उस पर मैं ज्यादा कमेंट करना नहीं चाहूंगा। बट एट द सेम टाइम आइडिया को सर्वाइव करने के लिए बहुत बड़ी फंडिंग की जरूरत है, बट मुझे लगता है वो फंडिंग क्लैरिटी अगर आएगी तो चल सकता है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता है। वी आर नॉट वेरी मच पॉजिटिव अबाउट द कंपनी एज ऑफ नाउ बेस्ड अपॉन द करंट स्टेटस ऑफ द बिजनेस और द फाइनेंशियल्स। ठीक है सर, कोई बात नहीं, खबर आ जानी चाहिए। हमें भी लगता है कि खबर आएगी तो और क्लैरिटी होगा, लेकिन बिना क्लैरिटी के अननोन, आजकल आप ट्रेंड देखते होंगे, अननोन मैंने काम कर रहा है इंडिया के लिए, ऐसे कुछ अननोन खबरें भी हैं जो शेयर्स के लिए काम कर जाती है। तो कुछ वैसा ही चल रहा है आजकल। एक काम करते हैं, संजीव भसीन जी भी को जोड़ लेते हैं अपने साथ, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बिल्कुल टाइमली जुड़ रहे हैं। वोडाफोन आइडिया उनकी कॉल थी, सुपर हिट रही, आइए जोड़ते हैं उनको।
वसीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपके जुड़ने से जस्ट पहले मैं वोडाफोन आइडिया के बारे में जिक्र कर रहा था और आपको बधाई देना पेंडिंग है, इसलिए मैं बधाई दे देता हूं सर। आपने टाइमली हमको शेयर बताया, बहुत ज़ोरदार चला, लोगों ने अच्छा पैसा कमाया, लेकिन लोग अभी तक ये नहीं समझ पा रहे सर ये शेयर चला क्यों। जरा आप गाइडेंस देंगे, क्योंकि मार्केट में ना 4-5 चीज़ें हैं। एक एलॉन मस्क की थ्योरी है, कुछ कहते हैं रिफंड आ रहा है, कुछ कहते हैं कि ये वोडाफोन आइडिया सरकार डुओपोली को बचाए उसको ख़त्म करेगी, सरकार का 33% स्टेक है, कुछ कहते हैं जी एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, ना जाने कितने एंगल है। सर थोड़ा क्लियर कर दीजिए, पहले बधाई भी ले लीजिए और क्लियर भी कर दीजिए। गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको और अजय को बधाई तो बिल्कुल होगी। गुड मॉर्निंग। जिसको कहते हैं ना रिस्क है तो इश्क है। अगर आपने 10:30-11 में लिया, मेरा जन्मदिन था 25 अक्टूबर, 4 तारीख को दिवाली थी, उसमें कहा टॉप पिक है 11 वाला 18.5, 77% रिटर्न। प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग। अच्छी बैलेंस शीट, डेट, ये सब प्राइस्ड इन होता है, इसे शेयर बाजार कहते हैं। REC PFC 4 गुना बढ़ गए और अभी भी डिमांड है। Don't be too pessimistic and never say never on the stock market. भाव भगवान से, आप समझे, गुजराती में कहते हैं। अब 18.5 हो गया, चाहे एलोन मस्क हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, 33% उन्होंने अपने डेट को रिड्यूस करके 10 रुपए पे हिस्सादारी ले ली। 42% एबिटा है, 142 रुपए का आरपू है, और मैं ये रिपीटेडली कह रहा था 11 रुपए। 18.5 रुपए में मेरे पे कोई कंफर्ट नहीं, ना मेरे को कोई एलोन मस्क ने पहले सूचना दी है। मैंने अपनी थ्योरी पे जो आपको लिए, मैंने सबको इन्वेस्टर्स को दिलाया, ये बताया था। तो 2 महीने में जिसने 77% ले बना लिया, अपने घर बैठे और अपने लिए जो भी नए शेयर ढूंढने की आस्था कीजिए। ऐसे ही आपको अभी दिवाली गिफ्ट दिया था, अभी न्यू ईयर गिफ्ट DCB बैंक। कल सारा बाजार एक तरफ था, DCB बैंक ने न्यू हाई मारा है। DCB बैंक 180, 220, 250 रुपए जाएगा इस साल में, याद रखना। क्या बात है, वन साइडेड बिल्कुल। आगा खान फंड ने जो प्रमोटर हैं खुद माल लिया है बाजार से, और 15 साल से स्टॉक चला नहीं, तो सोच लीजिए कितना ज़्यादा इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। तो दोनों स्टॉक्स के लिए DCB की कॉल तो मुझे एकदम याद है, आपने न्यू ईयर के लिए दी थी, और आप इसके ऊपर तो बुलिश रही हैं। तो आज ट्रेडिंग के लिए क्या लेके आए वसीम साहब? और अजय जी, आप वोडाफोन का भी तो जिक्र कीजिए। बिल्कुल कुछ बिल्कुल, शाबाशी आपसे भी तो चाहिए। नहीं बिल्कुल, मैं तो वोडाफोन का फोन यूज करता हूँ अभी भी। बैठ के JP पावर 8.5, JP 11 रुपए 8 रुपए पे, और वोडाफोन सबसे गंदे शेयर। सबसे गंदे शेयर जब दुगने होते हैं ना, दुनिया को सिर्फ ईर्ष्या लगती है, लेकिन कमाते ET स्वदेश और ET नाउ वाले इन्वेस्टर्स हैं। ये है व्यू। अब आज आपके लिए है BPCL। See, OMCs are ruling the roost. इस सारी क्वार्टरली नंबर्स विल बी रिकॉर्ड। BPCL का क्वार्टरली नंबर 8,500 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, एबिटा मार्जिन हाईएस्ट है। एंड जिस तरह से HP IOC में आपने रन दिया, BPCL is not kept pace. I still think in the distillates and ancillary businesses, BPCL has the maximum share. और मुझे लगता है BPCL नियर टर्म में 495-500 जाएगा, लेकिन 550 का टारगेट है मेरा बाय बिफोर द बजट। दूसरी बात, इट इज अ वेरी गुड प्रॉक्सी प्ले ऑन द ऑटो सेल्स एंड XYZ, गिवन दैट देयर डिस्टिलेट्स एंड GRMs विल बी द हाईएस्ट एवर इन दिस क्वार्टर। तो BPCL इज माय टॉप पिक। द सेकंड इज लुपिन। लुपिन मेरे पे 10 साल से पोर्टफोलियो में है, बहुत उतार चढ़ाव देखा है। अब लुपिन इज कमिंग ऑफ एज। उनके जो जेनरिक प्राइसिंग है, उनके न्यू पोर्टफोलियो इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। मुझे लगता है 1400 का पिक यहाँ मिलना चाहिए आपको। 1300 पे लीजिए, 1265 का स्टॉप लॉस। दूसरा अजय जी, ये दोनों मेरे टॉप पिक्स हैं, लेकिन मैं आपको एक और चीज कह दूं आपके व्यूअर्स को कि यू हैड अ सुपर्ब रन। डोंट लीव सम मनी ऑफ द टेबल, ट्राई एंड टेक सम प्रॉफिट होम। द मार्केट्स आर इन अ बुल रन, एंड बुल रन में जो लास्ट 10% होता है वो बहुत डायनामिक होता है, वो कोई नहीं पकड़ सकता। Only thing वहां पे ट्रैप भी होता है। So I am expecting that the second half of January will be volatile. So try and book some profits or hedge yourselves on the option front and try and take home some money. That's my New Year message to you. बढ़िया, ये बहुत शानदार आपने मैसेज दी। बहुत जोर से पैसा बना है, आपकी उम्मीदों के बियॉन्ड पैसा बना है, अभी भी बन रहा है, लेकिन आप लास्ट फेज ऑफ नियर टर्म बुल रन में हो सकते हैं। एक अच्छा शेकआउट आने की उम्मीद है। तो ऐसा ना हो कि MTM गेंस आपके स्क्रीन पे ही रह जाएं। जेब में पैसा आता है वो लेके जाइए और थोड़ा हेज करिए अपने आप को। ये भी वसीम साहब की मैसेजिंग है। ओवर एंड अबव जो मल्टी बैगर और
बढ़िया मोमेंटम स्टॉक्स जो वो शेयर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसीन साहब ये स्टॉक्स देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स की तरफ नज़र कर लेते हैं। डॉक्टर रेड्डीज की तरफ भी मेरा व्यू जा रहा है क्योंकि लुपिन पे जो अपग्रेड आया है। विनोद मोदी, ये जो इनका बड़ा प्लांट है जो 30-40% रेवेन्यूज़ का प्लांट है हैदराबाद वाला, उसकी तरफ यूएस एफडीए कुछ नज़रें आई थी। स्ट्रीट बहुत डिवाइडेड था कि प्रोसीजर है या सीवियर है, लेकिन बाजार ने प्रोसीजर की तरफ रुख किया। पिछले 6 महीने का चार्ट लेके आए डायरेक्टर साहब, वो जो फॉल आया उसके अंदर वो पूरा फॉल रिकवर हो गया है और इधर उनके दूसरे भाई लुपिन की तरफ बैक टू बैक अपग्रेड जा रहे हैं। ये देखिए करीब करीब ये गिर गया था, हाँ मतलब 400-500 रुपये वहाँ से अच्छा खासा रिकवर करके ऊपर आ गया है। विनोद मोदी, आप डॉक्टर रेड्डी को इस भाव पे कैसे देखते हैं, स्पेशली इन लाइट में कि पिछले 2 क्वार्टर में उन्होंने अच्छे रिजल्ट और मजबूत कमेंट्री दी है? जी हाँ, जी डॉक्टर रेड्डी, आई थिंक हमने देखा है कि ओवरऑल फार्मा स्टॉक्स की बात करें तो लास्ट ये जो 2 से 3 महीने में अच्छी खासी रैली हुई है और इतने रैली के बाद भी डॉक्टर रेड्डी एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे वैल्यूएशन अभी भी वो थोड़ा कंफर्ट प्रदान करता है। अगर मैं लुपिन ये सब की बात करूँ, डेफिनेटली लुपिन का जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है बहुत बेहतर लग रहा है, बट डॉक्टर रेड्डी का भी ग्रोथ मुझे उससे कम तो नहीं दिखाई दे रहा है। बट जिस हिसाब से इनके डोमेस्टिक बिजनेस में ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है या फिर ओवरऑल ये जो ईवीएस बिजनेस है उधर में भी इनके ट्रैक्शन दिखाई देते हुए समझ में आ रहा है। जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी खासकर प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर, मार्जिन को लेकर काफी इंकरेजिंग रहा है इस सितंबर क्वार्टर की। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि इनके अर्निंग्स भी बेहतर होंगे। डेफिनेटली जो यूएस एफडीए का आया था वो प्रोसीजरल था, जो स्ट्रीट का मानना है, तो जिसकी वजह से स्टॉक्स भी रिकवर किए। बट मुझे लगता है कंबाइनिंग एवरीथिंग एंड एट द सेम टाइम द वैल्यूएशन जो कंफर्ट प्रदान करता है, मुझे लगता है कि ये एक इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका डॉक्टर रेड्डीज। टेलीकॉम की बात हो रही है, हमने देखा है कि धीरे धीरे भारती 1000 रुपये के ऊपर कंसोलिडेट करके मजबूती दिखा रहा है। वैशाली, आपको याद होगा कि 1000 रुपये क्रॉस नहीं कर पा रहा था भारती, चला था नीचे से एक करीब 700-800 से, लेकिन अटक जा रहा था यहाँ पे। ये देखिए टॉप बना के वापस नीचे आया। इस अटेम्प्ट में 1000 के ऊपर बैठा हुआ है ये। तो क्या ये यहाँ से कंसोलिडेट करके अपनी पोजीशन आगे बढ़ सकता है 1100-1200 उसकी तरफ? क्या ऐसे ट्रेड करना चाहिए? I would definitely think so because अब देखें तो भारती एक स्मूथ एंड स्लो मूविंग स्टॉक है एंड ट्रेंड इज आल्सो वेरी इंटैक्ट। सो आई थिंक 980, मेरे ख्याल से 980 का एक स्टॉप लॉस लेके चलिए बिकॉज मार्केट कैन गेट वोलेटाइल। सो 980 एक प्रोमिनेंट सपोर्ट है और यहाँ से आप देखते हैं तो अक्यूमुलेट मैं कहने की सलाह दूंगी। और एक बार 1030 1040 को क्रॉस करता है तो आई थिंक इट्स रेडी फॉर अ न्यू प्राइस है। ठीक है, डन। कुछ ब्रेकआउट शेयर्स भी जरा चेक करवा लेते हैं मार्केट्स के अंदर जहां पर अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। क्या उसमें से GMDC हो सकता है क्या? एक बार चेक करेंगे किरण आप। GMDC, कल GSFC, GMDC इस तरह के शेयर्स काफ़ी चल रहे थे। सो जीएमडीसी की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर एक काफी अच्छा ब्रेकआउट में देखने को मिल रहा है। स्टॉक एक कंसोलिडेशन पैटर्न में था। प्रीवियसली हमने देखा था कि अक्टूबर मंथ और नवंबर मंथ में स्टॉक ने कहीं ना कहीं 430 के हाई बनाए थे, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ। कल एक अच्छे वॉल्यूम के साथ हम देख रहे हैं कि 430 के ऊपर क्लोज हुआ। कहीं ना कहीं 20 उसका वॉल्यूम अगर देखोगे तो 20 दिन की एवरेज वॉल्यूम से ऊपर हुआ है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन में है, तो डेफिनेटली जीएमडीसी बाय करके जा सकते हैं। नीचे में जो हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 420 का मेंटेन करना है और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है ऊपर में 460 से 470 तक के टारगेट आने वाले समय में देख सकते हैं, तो डेफिनेटली जीएमडीसी बाय कर सकते हैं। ठीक है। कपिल, बलरामपुर चीनी भी बैन में आ गया। 2 शेयर हैं जो सीरीज के स्टार्ट में बैन में चल रहे हैं। हिंदुस्तान कॉपर तो फर्स्ट डे से ही था और सेकंड शेयर आया बलरामपुर चीनी। थोड़ा रुकेगा ये बैन में आने से या फिर अभी और चलेगा ये? जी, स्टॉक का स्ट्रक्चर तो काफी कंसोलिडेटेड था, लेकिन जो रिसेंटली थोड़े टाइम पहले इथेनॉल के चलते कुछ न्यूज थे, स्टॉक प्राइस में हैवी करेक्शन दिखने मिला था। लेकिन उस हैवी करेक्शन में भी जो इसका 375 का सपोर्ट लेवल था उसने बाकायदा वहां पे रिस्पेक्ट लिया हुआ है, बेस बनाया और वहां से अपसाइड मोमेंटम हमें देखने मिली हुई है। बैन की वजह से मुझे इतना तो नहीं लगता है कि स्टॉक प्राइस में कुछ नेगेटिव और ट्रेंड को डिस्टर्ब करे। 414 के लेवल पे भी चल रहा है और इमीडिएट रेशंस इसका खाना यहाँ पे 424, यानी वेरी शॉर्ट टर्म में अभी भी इसकी गुंजाइश रहेगी थोड़ा सा हमें इंप्रूवमेंट देखने मिले और रेशंस रहेगा 424 तक का। ओके,
ये देखिए एक और स्टॉक चीनी के स्पेस में है, लेकिन पता नहीं क्यों फॉर सम रीज़न ये स्टॉक चला ही नहीं है, वो है EID पैरी। किरण जानी ज़रा EID पैरी के चार्ट्स को देखिए, कंपेयर करें अगर हम दूसरे चीनी स्टॉक्स के कंपैरिजन में, ये स्टॉक उतना नहीं चला। ये देखिए वही भाव पड़ा हुआ है 560 के आसपास 6 महीने से। ठीक है 10% रिटर्न बहुत ज़्यादा नहीं है। 1 साल का लेके आएंगे ये भाव आपको मतलब दिखाई देगा कि पहले भी रह चुका है। ये देखिए कुछ खास नहीं, 6 महीने है 20%। 560 पे आपको कैसा दिखता है? ये देखिए 52 वीक में तो नेगेटिव रिटर्न है इसके अंदर। किरण EID पैरी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमने जैसे मेंशन किया कि दूसरे शुगर स्टॉक के सामने या इसमें कोई परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिली। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो जो भी ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया है, कहीं ना कहीं हमने देखा है कि 560 570 एक ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस बन चुका था। अब देख रहे हैं कि 560 के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है, सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। और रिसेंटली जो हाइट ऑफ हाई बॉटम पैटर्न में ट्रेड करना चालू हुआ था 470 से 560 तक, उसमें आप वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम काफी अच्छे पिकअप हो रहे थे विद हाई डिलीवरी मार्किंग। तो लग रहा है कि यहाँ पे कैचअप रैली आ सकती है। काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर दिख रहा है हमें। तो करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करके जा सकते हैं। 530 का नीचे का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है ऊपर में 620 630 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से लॉन्ग करके जाना चाहिए। ओके, ये तो हो गया आपका EID पैरी। वैशाली, ये जो अपने दोनों बैटरी स्टॉक्स हैं अमारा राजा और एक्साइड, पिछले हफ्ते हमने इनमें ठीक ठाक मूव आते हुए देखा। पिछले वीक का चार्ट लेके आए थे, 325 के आसपास एक्साइड पहुंच गया है और हमारा 835 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी भी प्री ओपन में लग रहा है 1% ऊपर खुलेंगे। पिछले एक हफ्ते का और एक महीने का अगर हम चार्ट देखें तो आपको इसके अंदर पॉजिटिव ट्रैक्शन दिखाई देगा। 10% चला है हमारा पिछले एक हफ्ते में, और एक्साइड भी लेके आई है पिछले एक हफ्ते का, तो आपको मालूम चलेगा। आप किस पे बेट करेंगे? मोमेंटम मजबूत बेटर कहाँ पे? आई वुड से एक्चुअली कैश स्टॉक्स में तुरंत मोमेंटम मिल जाता है। सो आई वुड से दैट हमारा राजा 750 के अभी सपोर्ट लेके चलिए। एंड जिस तरह से वीकली चार्ट की हम बात कर रहे हैं, आई थिंक ये स्टॉक इज रेडी फॉर अ टारगेट ऑफ 950। सो अपसाइड पोटेंशियल अभी भी बहुत है। 750 का सपोर्ट है, बिकॉज वहां पे आप देखेंगे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है एंड वहां से एक नया मोमेंटम शुरू हुआ है। सो हमारा राजा फॉर अ पोजिशनल ट्रेड ठीक रहेगा। और एक्साइड में ज्यादा करके, ऑफ कोर्स दिस वाज आल्सो अवर दिवाली पिक एट लोअर लेवल्स। अभी भी मैं ऐसा कहना चाहूंगी दैट यस देयर इज लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी फॉर दिस टू गो टू 340 एंड ऑल, बट preferred stock right now हमारा राजा है। very slow moving, gradual and consistent stock. ओके ठीक है, अमर राजा पे ध्यान रखिएगा। 4 पैसे की कमजोरी के साथ रुपये भी खुला है, ये हमने अपडेट में नीचे डाल दिया। 9 बज चुके हैं और आपको इंतजार होगा नवरत्न शेयर्स का। आइए शरद को अपने साथ जोड़ते हैं, वो आपको बता रहे हैं आज के नवरत्न शेयर। शरद बताएं। जी बिल्कुल, सबसे पहला स्टॉक रहेगा Q3 अपडेट में, वो रहेगा JTL इंडस्ट्रीज का। यहाँ पे जो सेल्स आई है, हाईएस्ट एवर सेल्स देखने मिली है। वॉल्यूम 76% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ी है, और जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है वहाँ पे एक अच्छी जो है मूवमेंट देखने मिली, और आगे जाते हुए कमेंट्री भी स्ट्रांग आई है। दूसरा स्टॉक रहेगा आयशर मोटर्स। कल मार्केट आज के बाद इसके नंबर्स आए और ये ओवरऑल वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, और दिसंबर सेल्स जो है लगभग 7% का गिरावट देखने मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और एस्टिमेट से बिलो आए हैं नंबर्स। APL अपोलो ट्यूब्स की बात करें तो यहाँ पे वीक नंबर्स देखने मिले हैं। सीक्वेंशियल एक बड़ा ड्रॉप भी आया है, लगभग आप कह सकते हैं 11% का, और इसका एक इंपॉर्टेंट रीज़न है कि चैनल में जो है रीस्टॉकिंग देखने मिली थी, तो उसके कारण जो है कंपनी एक्सपेक्ट की थी कि स्टील प्राइस में करेक्शन देखने मिलेगा, लेकिन वो नहीं हुआ। ओवरऑल ऑफ कोर्स रायपुर प्लांट और दुबई प्लांट की कमीशनिंग पे पॉजिटिव कमेंट्री ज़रूर आई है, पर नेगेटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। चौथा स्टॉक रहेगा जोमैटो। अब यहाँ पे उन्होंने हाइक कर दिया है प्लेटफॉर्म फीस, अब लगभग 3 से लेकर 4 रुपये तक की मार्केट्स में दाम बढ़ा दिए गए। अगर आप कंज्यूमर हैं तो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव तो ऑफकोर्स रहेगा, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि लगभग 15 करोड़ जो है एडजस्टेड एबिटा में जो है ये ऐड हो सकती है, और एनुअलाइज बेसिस पे लगभग 60 करोड़ का जो है आपको टॉप लाइन में इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। कर्निक्स माइक्रोसिस्टम भी फोकस में रहेगा। लगभग 900 करोड़ का मार्केट कैप का कंपनी है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि साउथ सेंट्रल रेलवेज का इनको 100 करोड़ का ऑर्डर आया है इनकी जेवी कंपनी में। तो स्टॉक में जो है ऑफ कोर्स लो वॉल्यूम थोड़ी स्टॉक है, लेकिन स्टॉक में मोमेंटम आज देखने मिल सकता है। जेंसॉल इंजीनियरिंग भी फोकस में रहेगा। 300 करोड़ रुपए जो है रेज करने वाले हैं। अब अलग तरीके से जैसे कि पब्लिक इशू, प्रेफरेंशियल या प्राइवेट प्लेसमेंट से हो सकता है, और इस स्टॉक में जो है HNI और इंस्टीट्यूशनल
कि जो इंटरेस्ट है वो भी भारी मात्रा में है। SGVN 7वां स्टॉक हमारा फोकस में रहेगा। यहाँ पे डिपम के साथ अप्रूवल आ गई है कि भारत और नेपाल के साथ जो है वो 4 प्रोजेक्ट्स जो हाइड्रो और रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में रहेंगे उस पर वो आगे जाके काम करना शुरू कर सकते हैं। तो एक पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। 8वां स्टॉक वो है बिग बोल्ड ब्रोकरेज, उस पर फोकस में लाते हैं लुपिन। नोमुरा की रिपोर्ट है, मेंटेन बाय रखा है लेकिन टारगेट प्राइस बढ़ा दिया गया है, अब 1290 से बढ़ा के कर दिया है 1593 रुपीज़ पर शेयर का। US पाइपलाइन तो स्ट्रेंथ है ही, लेकिन एबिटा मार्जिन इंप्रूव हो सकती है क्योंकि इंडियन मार्केट में ग्रोथ देखने मिल रहा है और इमर्जिंग मार्केट्स और यूरोप में भी कमेंट्री स्ट्रांग आई है। अब बात करते हैं खबर वाले शेयर्स पे जिस पे हमारी फोकस रहने वाली है, और आज का खबर वाला शेयर्स है IRB इंफ्रा। यहाँ पे जो है स्ट्रीट में बज़ है कि कंपनी जो है अपनी जो टोल की जो रिवीजन होती है अनाउंसमेंट वो अनाउंस कर सकती है 4th क्वार्टर में, और ये टुवर्ड्स द हाईएस्ट साइड देखने मिल सकता है। ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर के महीने में 400 करोड़ के ऊपर का मंथली रन रेट जो टोल का कलेक्शन है वो एक्सपेक्टेड है। और हमें जो मैक्रो डेटा हम देख रहे हैं, GST ले लीजिए, ई-वे बिल्स ले लीजिए और टोल कलेक्शंस भी देख लीजिए, तो उसमें सजेस्ट कर रहा है कि दिसंबर में आंकड़े स्ट्रॉन्ग आएंगे। ठीक है, डन। तो ये 9 के 9 शेयर आपने बता दिए, और साथ में जो लास्ट वाला शेयर है ना, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे कि टोल कलेक्शन में और बढ़ोतरी हो सकती है। और किरण आप चेक करेंगे IRB इंफ्रा, मैं टिपिकली इसको एक क्वार्टर के लिए नहीं बल्कि 2-4 क्वार्टर्स के लिए छोड़ के लिए रखना चाहता हूँ। तो क्या है, ठीक है इस रेट पे इसको प्लस करना? टेक्निकली स्ट्रक्चर इसका ज़रा चेक कर लीजिए आप। सो IRB इंफ्रा की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर एक ब्रेकआउट तो डेफिनेटली है, लेकिन इसका आप लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखोगे, मंथली चार्ट है तो वीकली चार्ट, सो काफी लंबे समय के बाद इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आया है आफ्टर जो भी कॉर्पोरेट एक्शन थे उसके बाद के जो प्राइसेस है उसके हिसाब से 30 रुपीज इसका क्लस्टर रेजिस्टेंस था। उसके ऊपर जैसे ही स्टॉक सस्टेन किया तो 30 रुपीज वाला आज 42 के आसपास है। अब वापस अगर डेली चार्ट के ऊपर आते हैं तो स्टॉक पिछले 15 दिन से एक टाइम वाइज करेक्शन या तो एक छोटी सी रेंज के अंदर है। नीचे आप देखोगे तो 38 और ऊपर में 42, इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं 40 के आसपास और 40 से 38 के बीच में इसकी 20 डेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज है। तो मेरे हिसाब से डिप में लेना चाहिए अगर आपको 2-3 क्वार्टर या तो 1 साल के लिए IRB इंफ्रा लेना हो तो मेरे हिसाब से 38 या तो 40 के बीच में आप एक्यूमुलेट कीजिए। ओवरऑल स्टॉप लॉस आप 37 के नीचे का रखिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है डेफिनेटली आप यहाँ पे 50 रुपीज से 55 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो डेफिनेटली डिप में बाई कीजिए 37 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, 9-8 हो गए हैं। एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी दिखाइए डायरेक्टर साहब। आज इम्प्लाइड ओपन जो है गिफ्ट निफ्टी का भी बता रहा था थोड़ी सुस्ती, 10 पॉइंट ऊपर 21,750 के आसपास आपको नजर आ रहा है निफ्टी। बैंक निफ्टी भी आपके स्क्रीन पे आता ही होगा, थोड़ा सुस्त लग रहा है मार्केट। मेरा ये व्यू है कि कूदिए मत पहला ट्रेड करने के लिए, आधा पौन घंटा बाजार को थोड़ा अपना व्यू लेने दीजिए, क्योंकि पहला महीना है नए साल का। FIs अब धीरे धीरे करके अपने गेम में आएंगे, तो आपको सबसे पहले एक्टिव नहीं हो जाना है। कल भी आपने देखा ऑलरेडी लो वॉल्यूम ट्रेड हुआ था। थोड़ा आधा पौन घंटे बाजार को अपनी करवट लेने दीजिए, उसके बाद माहौल बताइए, स्क्रीन देखिए, भाव देखिए, अपने रेडार पे जो स्टॉक्स लगा रखे हैं उनको देखिए, क्योंकि अभी ये अनडिसाइडेड टाइप का मार्केट लग रहा है। किरण, HDFC बैंक की तरफ क्या राय बन रही है? पिछले हफ्ते HDFC बैंक और कोटक दोनों अंडर परफॉर्मिंग बैंक्स जो हैं काफी कड़क ट्रेड हो रहे थे। 1700 के ऊपर बंद हुआ था HDFC बैंक, मुझे याद है, और 1900 के ऊपर आ गया है आपका कोटक बैंक। किस तरह के चार्ट पैटर्न नजर आ रहे हैं डायरेक्टर साहब? एक महीने का चार्ट दिखाइए। पिछली सीरीज में इन दोनों बैंक्स में अच्छा काम हुआ है, मोमेंटम क्या वाकई शुरू हो रहा है इसमें? कोटक बैंक एंड HDFC बैंक दोनों अंडर परफॉर्म स्टॉक से हमने देखा था कि PSU बैंक्स में रैली थम जाने के बाद प्राइवेट बैंक कहीं ना कहीं रैली ले रहे थे, लेकिन उसमें भी हमने देखा कि इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, RBL बैंक ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन HDFC एंड कोटक रिमेन साइलेंट। अब लास्ट 2 एक्सपायरी से, यानी नवंबर और दिसंबर दोनों एक्सपायरी से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। करंटली एक जिस तरह का राइज हमने देखा है, कहीं ना कहीं जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो ओवरबॉट जोन के अंदर है HDFC बैंक एंड कोटक बैंक के अंदर। सो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट कीजिए, आपको अच्छे रेट से यहाँ पे वापस मिल सकते हैं। इवन करंट मार्केट प्राइस इज अ वेरी गुड रेट टू एक्यूमुलेट दिस स्टॉक, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग ओवरबॉट जोन में है तो चांसेस है कि HDFC बैंक हमें वापस 1660 से 1670 के बीच में मिले तो हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए। ओवरऑल स्टॉक लॉस आप 1650 के नीचे का रखिए, और जिस तरह के ओवरऑल चार्ट पैटर्न है 1750 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो HDFC बैंक के अंदर। कोटक बैंक की भी बात करूं तो कोटक बैंक में भी 1800
1860 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था जिसको क्रॉस किया है। तो यहाँ पे भी कोई भी डिप आता है 1870 1860 तक तो मेरे हिसाब से एक्यूमुलेट करना चाहिए। और जिस तरह के ओवरऑल चार्ट पैटर्न है यहाँ पे भी आप 2000 प्लस तक के टारगेट आने वाले 6 से 7 महीने में देख सकते हैं। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म बेट अगर आप लेना चाहते हो, इलेक्शन रैली को आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये बैंक में कोई भी गिरावट आती है, HDFC बैंक है तो कोटक बैंक में हमें लॉन्ग करना चाहिए। एक्सीलेंट। हमारे साथ चंदन थपारिया और कुश बोरा भी जुड़ रहे हैं। कुश और चंदन, आपको नए साल की शुभकामनाएं मेरी तरफ से, क्योंकि मैं आज ही आ रहा हूं, कल मैं छुट्टी पे था। आप दोनों का स्वागत है शो पर भी। चंदन बताइए कैसे ट्रेड करेंगे, क्या ट्रेडिंग आइडियाज लेके आए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? गुड मॉर्निंग, आपको भी नए साल की शुभकामनाएं, सभी पैनलिस्ट को, डिम्पी को, आपको, सभी दर्शकों को। तो बाजार की बात करें तो ओवरऑल पॉजिटिव बायस के साथ हम काम करेंगे। हमारा मानना है कि जब तक 21,500 होल्ड करता है बाजार में 22,222 तक ये रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। स्टॉक वाइज आज के लिए आप देखोगे तो मैं मदरसन संवर्धन पे खरीदारी की सलाह दूंगा। ये काउंटर पिछले कुछ दिनों से हमारे रेडार पे है, तो मदरसन संवर्धन खरीदें। 105 रुपए के आसपास का सपोर्ट बना सकते हैं, 104 रुपए के आसपास का सपोर्ट बना सकते हैं ऊपर में 112 तक के टारगेट के लिए। उसके अलावा गेल पे हमारा पॉजिटिव व्यू है, लगातार पिछले 15-20 दिनों से हम रिकमेंड कर रहे हैं। 165 के आसपास आए तो ले, 162 का सपोर्ट और 175 का टारगेट। तो मदरसन संवर्धन और गैस अथॉरिटी दो हमारे प्रेफर्ड पिक आज का ट्रेडिंग सेशन के लिए रहेंगे। क्या बात है, शानदार। मदरसन संवर्धना आपके रेडार पर भी। अभी मैं सुबह से भी प्री ओपन में, मतलब 8 से 9 के बीच में काफ़ी इसको डिस्कस कर रहा था, वैशाली से भी डिस्कस कर रहा था, उतना चले नहीं है। लेकिन अब क्या इसके साइन आ रहे हैं? तो चंदन जी ने ऑलरेडी इसके ऊपर स्टैंप लगा दिया है बाय का। खुश बोरा, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बताइए कैसे ट्रेड करवाएंगे आज हमारे व्यूअर्स को? सबसे पहले अजय, आपको, सारी टीम को, सारे दर्शकों को वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप एंड आई विश कि इस साल के एंड तक निफ्टी 26,000 और बैंक निफ्टी 60,000 हो जाए। दैट्स माय विश फॉर द मार्केट्स एंड फॉर ऑल ऑफ अस। वेल देखिए, ओवरऑल सेटअप हमें पॉजिटिव लग रहा है। एक हल्का सा पुल बैक रूल आउट नहीं कर सकते, बट आई थिंक निफ्टी विल हेड टू 22,200 एज अ नियर टर्म टारगेट एंड परहैप्स आल्सो एज अ नियर टर्म टॉप बिफोर मेकिंग दैट मूव अपवर्ड्स। तो थोड़ा सा यहाँ पे बायस तो मेरा पॉजिटिव ही रहेगा, बट एक्सपायरी के चलते थोड़ा कॉशन रख के चलें। 22,200 तक निफ्टी यहाँ पे पोजिशनली जा सकती है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा कंसर्न का विषय है, जिस तरह से उसका स्ट्रक्चर सेटअप बन रहा है। हालांकि आई एम ऑफ द बिलीव दैट दिस ईयर द बैंक निफ्टी विल आउट परफॉर्म द निफ्टी। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो 2 पिक्स हैं। पहला है अंबुजा सीमेंट। ओवरऑल सेटअप इसका बहुत पॉजिटिव है, कल भी एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था। 545 555 के नियर टर्म टारगेट्स हैं, 525 का स्टॉप लॉस। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज TRIL। यहाँ पे नियर टर्म के हिसाब से 245 250 के 2 टारगेट्स, 235 स्टॉप लॉस। बट पोजिशनली अगर कोई लेना चाहे तो 275 के लेवल्स तक भी ले सकते हैं। एंड एज अ क्विक डिस्क्लेमर, ये स्टॉक्स हमने हमारी एडवाइजरी सर्विस के तहत हमारे क्लाइंट्स के साथ भी डिस्कस किए हैं। क्या बात है, शानदार। TRIL पिछले हफ्ते हमने काफ़ी इसको नोटिस करवाया था, इंग्लिश चैनल पे मैनेजमेंट ने आके सॉलिड गाइडेंस भी दी थी, जिसके बाद सर्किट लग गया था स्टॉक के अंदर। लोगों को इतनी ज़बरदस्त पसंद आई और फॉलोअप बाइंग भी आई। तो ये 240 पे आ चुका है और ये इसके अंदर री रेटिंग जारी है, और इसीलिए कुश बोरा भी इसको रिकमेंड कर रहे हैं। कुश, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा इससे पहले डिम्पी को दें कि ये साल बहुत शानदार रहेगा। इसका निफ्टी बैंक निफ्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये साल स्टॉक मार्केट का होने वाला है, वो स्टॉक पिकिंग वाला होने वाला है, क्योंकि जो लो हैंगिंग फ्रूट है वन साइडेड वाला, वो शायद हो चुका हो। यहां से स्टॉक पिकिंग, सेक्टर चर्निंग, स्टॉप लॉसेस और आपका बिहेवियर एक अच्छे से अग्रेसिवली, एक हम अडल्ट बुल रन में, अभी हम एक अर्ली साइन टीनेजर बुल रन में नहीं है, एकदम अग्रेसिव, एकदम एस्टैब्लिश बुल रन है। इसमें गेम बनेगा स्टॉक पिकिंग पे, और आप सारे पैनलिस्ट, हमारे कंट्रीब्यूटर्स का बहुत बड़ा योगदान और जिम्मेदारी रहेगी, ताकि हमारे व्यूअर्स इस फेज नई बाजार के काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकें। 9:14 हो गया डिम्पी, प्री ओपन कहाँ सेटल हो रहा है? सेटल तो करीब 9 पॉइंट पे ही है और सीधा हम ओपनिंग की तरफ ही बढ़ रहे हैं। करीब 1000 शेयर होने ऐसे चाहिए जहां पे आपको एडवांसेस दिखेंगे। पहला टिक आना शुरू हो गया। पहला टिक आते ही सीधा निफ्टी लाल निशान में चला गया और 18 पॉइंट नीचे है। यही कल भी हुआ था। कल भी मार्केट के पास गैप डाउन था, लेकिन मार्केट ने फिर बाद में जाके अपने आप को तोड़ा, बाद में ठीक भी किया। तो ये बाजार फिर से थोड़ा सा नीचे जा रहा है। 48,102 पे है। कल हमने चलते चलते आपको एक पुट भी दिलवाई थी, आपको ध्यान होगा, 48,000 की सुमित मूलचंदानी ने आपको पुट दिलवाई थी। तो उम्मीद करते हैं आज शुरुआत में उस पुट से आपको गेन हो रहा होगा। 1400 शेयर्स अभी भी एडवांसेस के अंदर हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है? ध्यान रखने वाली 48,000 का बैंक निफ्टी का सपोर्ट
और निफ्टी का 21,550 के आसपास का सपोर्ट है। ये मार्केट करेगा, शेक करेगा, ये इसका धर्म भी है और इस समय इंडिया विक्स भी अलाउ करता है। आते हैं जरा टॉप गेनर्स पे। अगर आप गेनर्स की सूची चेक करें तो टाटा मोटर्स आज फिर से ऊपर है, 800 के ऊपर आके ट्रेड करने लग गया है ये। कोल इंडिया, टाटा कंज्यूमर्स, नेस्ले, भारती एयरटेल, ये कुछ एक शेयर हैं जहाँ पे आधे से पौने 1% तक की बढ़त है। जो शेयर कमज़ोर हैं वो शेयर भी आपको दिखा देते हैं। उसमें है आइशर मोटर, अल्ट्राटेक सीमेंट, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस। ये कुछ वो शेयर है जहाँ पे आधे % के आसपास का शुरुआती नुकसान आपको देखने को मिल रहा है। ये बड़े शेयर्स हैं, इसमें ना ही आपको दिखेगा HDFC, ना ही दिखेगा आपको रिलायंस, ना ही दिखेगा आपको TCS, ना ही दिखेगा आपको L&T। ये कुछ बड़े शेयर अभी थोड़ा रुके हुए हैं, तो इसलिए मार्केट पर थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा लीडरशिप को और चेक करने लीजिए। इसलिए हो सकता है बाजार न चले ना टूटे, वैसे ही रेंज में रह के आपको ट्रेड करवाता हुआ दिखे। लेकिन इस रेंज में भी अलग अलग स्टॉक्स जरूर चुनिएगा। जैसे मैं आपको कुछ नेक्स्ट 50 के शेयर्स दिखाता हूँ, वहाँ पर आपको मोमेंटम काफ़ी हाई दिखेगा। जोमेटो फीस बढ़ाई तो 2.5% ऊपर आ गया। TVS मोटर सेल्स के नंबर आए तो ½ % ऊपर है ये। जायडस लाइफ साइंसेस ब्रेकआउट शेयर है। IRCTC वैल्यूएबल शेयर है रेलवेज के अंदर, ये अभी शेयर शुरुआत में चल रहे हैं। गेल के अंदर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है आज। LIC के अंदर एक GST का नोटिस आया, ½ % नीचे है। बर्जर पेंट, DLF, ये कुछ एक बिल्कुल फ्लैट से होकर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ये हीट में आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें आपको बड़े शेयर तो नहीं दिखेंगे, लेकिन कंजम्पशन का थोड़ा बहुत प्ले आपको दिखेगा, जैसे कि नेस्ले, टाटा कंज्यूमर्स, ये दोनों शेयर्स हैं। और थोड़ी बहुत वीकनेस है अल्ट्रा और आइशर के अंदर आई। हीरो मोटोकॉर्प के अंदर ये टिपिकली चर्निंग का पार्ट है, क्योंकि ये शेयर काफ़ी अच्छे से चले हुए हैं, तो इसलिए थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करा रहे हैं। इंटरेस्टिंग होगा इन सब में धीरे धीरे करके लीडरशिप को और चेक करना। फिलहाल एक शांत शुरुआत, एक रेंज की शुरुआत आपको देखने को मिल रही है। कुछ छोटे मझोले शेयर्स भी मैं जल्दी से चेक कर देता हूँ आपके लिए, फिर उसके बाद फिर अजय मेहमानों से आपको ट्रेड दिलवा देंगे। आइडिया सेलुलर 3-3.5% आज फिर से ऊपर है, इस शेयर पे ध्यान रखा जाए। जोमेटो भी आज ऊपर है, जैसे मैंने आपको जिक्र किया। रूट मोबाइल कल हमने खबर गर्म सेगमेंट में आपको बताया था। इसके अलावा SJVN के अंदर एक खबर है, तो ये भी 1-1.5% ऊपर है। अब जरा मेहमानों से अजय जोड़वा रहे हैं आपको और बताएंगे आज की ओपनिंग के सौदे। है मुलायम ओपनिंग है, बहुत ज़्यादा मंदी वाली ओपनिंग तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ उम्मीद के अनुसार सॉफ्ट ओपनिंग। 1 घंटा आधा घंटा आप देखिए बाजार में, आपको मोमेंटम वापस आता, पार्टिसिपेशन थोड़ा वापस आता हुआ धीरे धीरे दिखाई देगा। चंदन तपारिया, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा इस समय? देखिए, मैं ओपनिंग ट्रेड में एक FNO और एक नॉन FNO काउंटर की तरफ फोकस कर रहा हूँ। नॉन FNO में मैं एक स्टॉक सजेस्ट करना चाहूंगा, लेमन ट्री। ये काउंटर मेरे रेडार में आया और यहाँ पे लगभग 50 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट मिला 122-123 के ऊपर। काफी अच्छा प्राइस सेटअप बन रहा है, इसलिए खरीदारी की सलाह यहाँ पे रहेगी। 120 का यहाँ पे सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 130 के टारगेट के लिए। उसके अलावा FNO के तरफ फोकस करें तो मेरी तरफ से रहेगा यहाँ पे IRCTC, रेलवे काउंटर और CPSE स्टॉक्स में काफी अच्छा मूवमेंट है, तो IRCTC पे खरीदारी की सलाह है। 882 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 932 के टारगेट के लिए। ठीक है, IRCTC शानदार PSU बैंक है जो FNO में है, ये ओपनिंग ट्रेड, और लेमन ट्री ओपनिंग ट्रेड। किरण जानी, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? सो ओवरऑल जिस तरह के चार्ट पैटर्न यहाँ पे हमें दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि सन फार्मा के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। सन फार्मा में जिस तरह का एक कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन में 1260 के आसपास सन फार्मा अभी ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए। 1250 है तो 1245 का आप एक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस रखिए, एक एग्रेसिव बेट यहाँ पे ले सकते हैं, और 1290-95 तक के टारगेट आप सन फार्मा में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग। सन फार्मा आज सुबह बताया था हमने कि DRL का पूरा डिप वॉट हो गया। लुपिन में 2 बैक टू बैक अपग्रेड्स आए हैं, तो पूरा जो पैक है, सन, डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन, सिप्ला, सन फार्मा हो गया, औरबिंदो, इन 5 स्टॉक को आप नज़र में रखिए। यहाँ पे गेम होगा, क्योंकि एक जैसे थोड़े सिमिलर बिजनेस मॉडल्स हैं, सब जेनरिक एक्सपोर्टर हैं US पे, एक पे अपग्रेड, यानी बाकी कारोबारों में भी पुश मिलेगा। औरबिंदो आपको 1100 की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। खुश बोरा, आपका ओपनिंग ट्रेड? अच्छा, यहाँ साइंट मुझे काफी अच्छा लग रहा है। 3-4 दिनों का फॉल था, लेकिन जो पिछले दिनों के लोस थे उसको नहीं ब्रेक कर रहा था, होल्ड करके एक अच्छा सा रिबाउंड यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे साइंट पे एक नजर रखनी चाहिए। 2390 एंड 2440 के जो लेवल्स हैं, इनको अपना टारगेट बना के चलें। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है, जो आज के दिन का लो बना है करीब 2270, 2280 के जो जोन्स हैं, इनको अपना स्टॉप लॉस लेके चलें। तो साइंट मेरे रेडार पे है ऑन ओपनिंग। ठीक है, साइंट आपके रेडार पे। कपिल शाह, आपका ओपनिंग ट्रेड?
जी, मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजिक इंडेक्स देखता हूँ तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि स्मॉल कैप अल्फा 50 माइक्रो कैप स्टॉक्स काफी अच्छे चल रहे हैं। और दूसरा जो मैं सेक्टरल इंडेक्सेस देख रहा हूँ तो यहाँ पे फार्मा स्टॉक्स आज सबसे बेहतरीन मोमेंटम दी हुई है 1.25 से। तो अभी स्ट्रैटेजिक इंडेक्स और सेक्टर इंडेक्स का मैं कॉम्बिनेशन करता हूँ तो यहाँ पे एक स्टॉक मुझे देखने मिलता है, दैट इज इन ग्रेन्यूल्स। तो ग्रेन्यूल्स का स्टॉक स्मॉल कैप कंपनी भी है, फार्मा सेक्टर से भी बिलोंग करता है और टेक्निकल स्ट्रक्चर भी काफी दिनों के रेंज बाउंड होने के बाद में आज ब्रेकआउट होते हुए देखने मिल रहा है। 418 के लेवल पे अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से मैं अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस स्टॉक की। कहाँ न कहाँ पे 408 का हमें एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा और ऊपर में 435 की अपसाइड पोटेंशियल हमें देखने मिल सकती है। कुछ और शुरुआती बिल्डअप मैं आपके स्क्रीन पे लेके आता हूँ। जरा एक बार ल्यूपिन को तो दिखाइए, साथ ही ऑरोबिंदो फार्मा को भी दिखाइए। इसका भी बिल्डअप ठीक है, हालांकि इसके अंदर बस एक ही प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ना इसका, तो मेरे को लग रहा है प्राइस एक्शन जल्दी टिकेगा नहीं। जहाँ जहाँ ओआई अच्छा बन रहा है उस शेयर के साथ में देखो टाटा कंज्यूमर्स एक ठीक है। बस अभी तो कुछ एग्रेशन नहीं देखने को मिल रहा। ग्लेनमार्क पता करते हैं एक बार। खुश, जरा आप ग्लेनमार्क चेक करेंगे क्या? ग्लेनमार्क में थोड़ा पोजिशनली ट्रेड लूँगा, मेरे को ना लंबा रखना है ना मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ। So, Dimpy, on a slightly different note, before I answer Glenmark, अजय थोड़ी देर पहले मेंशन कर रहे थे स्टॉक पिकिंग के लिए इनको हमारी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। अजय इन हाउस एक्सपर्ट जो हैं उनको अप्रिशिएट किया कि नहीं, कॉम्प्लीमेंट किया कि नहीं, मुझे नहीं पता, बट डिम्पी व्हाट एन आइडिया सर जी, आप समझ गए। मैं जानता हूँ लास्ट वीक में मैं था दिसंबर के शो पे, और आप डंके की चोट पे कह रहे थे कि भाई आइडिया एक स्टॉक है जो सारे ट्रेडर्स जो है उनके रेडार पे होना चाहिए, और 14 रुपए से 17-18 तक की जो मूव आई है आई थिंक काबिल तारीफ है। एंड आई थिंक ऑल कूडोज टू यू फॉर हाईलाइटिंग दिस टू ऑल व्यूअर्स एंड इवन अस फॉर दैट मैटर। सो ऑल कॉम्प्लीमेंट्स टू डिम्पी। अब जहां तक ग्लेनमार्क की बात है, वेल इट्स स्टॉक व्हिच इज अगेन वंस अगेन अ वेरी गुड स्टॉक आइडेंटिफाइड, क्योंकि स्लो ग्रेजुअल अप मूव है। 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके स्टॉक ने एक अच्छा सा जंप दिया था, बेस बना के ऊपर आया है। आज मेरे लिए एनकरेजिंग साइन ये है कि 865 870 का जो रेजिस्टेंस जोन था उसको ब्रेक करके उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो 900 तक के लेवल्स हैं जहां जिसको ये इमीडिएटली टेस्ट कर सकता है। वो क्रॉस होते ही 930 का लेवल है, ये इन प्ले आएगा। और जो आज के दिन का स्टॉप जो लो बना है करीब 855 860 का, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो अच्छा मूव था, स्टेडी, ड्यू फॉर अ ब्रेकआउट, और वो ब्रेकआउट आज आया है। तो मोमेंटम प्ले के हिसाब से ग्लेनमार्क को बिल्कुल अपने रेडार पे रखना चाहिए। मोमेंटम प्लेस के अंदर होगा। देखिए 28-29 पॉइंट की गिरावट अभी भी आपको निफ्टी के अंदर दिखी है। मैं आपको ट्रस्ट बताऊँ, आपको ना बोर कर देगा ना, कि कल तो बोर किया और हो सकता है आज भी करे। और एक और चीज़, ये ना सपोर्ट पे जैसे ही पहुंचेगा ना आपको फील गुड कराएगा कि मैं अब वापस ऊपर आने जा रहा हूँ, और रजिस्टर से पहुंचने पर आपको फील बैड भी कराएगा। तो अगर आपको बीच का एरिया में ट्रेड करना आता है ना, जिसको हम शेकिंग ट्रेड कहते हैं, चर्निंग कहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा मार्केट है ये। अगर आप एक तरफा होके काम करते हो या मंदी देखते हो या एकदम से तेजी देखते हो, तो फिर आपको कुछ दिनों के लिए इंडाइसिस को कुछ दिन मतलब आज के लिए तो कम से कम छोड़ ही दो, कल की फिर कल देखेंगे। जब सारे ट्रेड्स की बात हो ही रही है ना, तो एक शेयर मेरे को लग रहा है कि ये 2024 का शेयर बन सकता है। उस शेयर का नाम है येस बैंक। मैंने कल भी इसके बारे में क्लोजिंग में जिक्र किया था, और अजय ने आज ये सुबह एक बात बताई कि ये साल ना सिलेक्शन का है। ये साल आपको बहुत ही सेलेक्टिव स्टॉक्स रखने होंगे, इसलिए मैं अपनी लिस्ट में येस बैंक को जगह देना चाहता हूँ। बस मेरे को कंफर्मेशन लेनी है चंदन सर से। चंदन सर, ये नॉन एफ&ओ शेयर है येस बैंक, क्या 1 साल के लिए रखूं तो मेरा पैसा, मैं तो वैसे डबल एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लेकिन अब डबल ना भी छोड़ो 50% का गेन आ जाएगा सर। हाँ होगा तभी प्लस करेंगे, अगर आप ना बोलोगे तो प्लस भी नहीं करेंगे। डिम्पी, आप याद रखेंगे आइडिया मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि हमें पूछते रहें। आप समझ लो कितना कन्विक्शन है। और 24 रुपए के हम पोजिशनल टारगेट आइडिया में दे चुके हैं। मुझे याद है कि मैं लगभग इस काउंटर को 10-11 रुपए से ट्रेड कर रहा हूँ 24 के टारगेट के लिए। ओके, अब हम यस बैंक की बात करते हैं। यस बैंक मेरे को लग रहा है सेटअप चेंज हुआ है, हालांकि यस बैंक में थोड़ा कन्विक्शन कम है कंपेयर टू आइडिया, बट मेरा ऐसा मानना है कि आप इसको 2-4 बार में एवरेज कर ले, लगभग 20 से 22 के बीच में एवरेज करें, ऊपर में 28 रुपए के टारगेट के लिए, और 28 का मतलब 30% अपसाइड होता है। आपको मैंने बताया था लुपिन को छोड़िएगा मत इस बार। इसका रीजन ये है, एक हफ्ते के अंदर 2 बैक टू बैक अपग्रेड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए लुपिन में खुलने के बाद भी 4.5% आपको नजर आ रहा है, डेज हाई की तरफ जा रहा है, बाजार वहीं का वहीं है, लुपिन 5% ऊपर है। इसका इफेक्ट देखिए कहां पे हो रहा है। डिवीज को लेके आइए डायरेक्टर साहब, इंटरडे डिवीज दिखाइए। मैंने आपको बताया था जितने भी टॉप के 4-5 स्टॉक्स हैं
आपको उन पर नजर रखनी है। अकेला नहीं चलेगा लुपिन, ये लुपिन जो है अपने दोस्तों को साथ में लेके चलता है। डिवीज डेज हाई, औरबिंदो फार्मा 1100 क्रॉस हुआ, 1110 क्रॉस हुआ। अब इस समय देखिए आइए औरबिंदो फार्मा डेज हाई की तरफ जा रहा है, 1111 फ्यूचर्स हो चुका है इस समय। आप लेके आइए ग्लेनमार्क का नाम मैं बोलना भूल गया था, लेकिन ग्लेनमार्क भी तेजी से लुपिन के अपग्रेड के बाद, सेकंड अपग्रेड के बाद डेज हाई की तरफ जा रहा है। चंदन, ग्लेनमार्क का जरा चार्ट दिखाइए। पहले 700 क्रॉस हुआ, 800 क्रॉस हुआ, अब 900 की तरफ आ गया है। क्या ये 1000 की तरफ जाएगा क्या? अच्छा लग रहा है, और आप देखोगे रिसेंट में फार्मा काउंटर में अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, और ग्लेनमार्क को मंथली चार्ट पे देखें तो एक पोलन फ्लैग का ब्रेकआउट हो रहा है, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी लीडरशिप फार्मा काउंटर में आई है। तो बिल्कुल आप इसको ट्रेलिंग के साथ में रखें। 860 का ट्रेलिंग रहेगा, टारगेट 935 और 980 की तरफ बन रहा है। कुल बन रहा है जी। ये अपने कुश ने TRIL का नाम आज फिर सुबह लिया था, डिस्क्लेमर के साथ लिया था। 245 TRIL आपको इस समय दिखाई दे रहा है, 2.5% ऊपर। इनफैक्ट कुछ और स्टॉक से बात करें तो पिछले साल का टॉप मूवर टाटा ग्रुप का था टाटा मोटर्स। 800 हो गया, 800 क्रॉस हुआ, रुका नहीं है वहाँ पे अगर हम टाटा मोटर्स को लेके आए। इनफैक्ट आज का नॉन फार्मा में बेहतरीन परफॉर्मेंस में से है, करीब 795 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या ये 800-900 नेक्स्ट इसका पड़ाव बन सकता है कुछ? तो अजय, मैं लास्ट वीक एक स्टैटिस्टिक एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जहां पे FIIs का जो फ्रेश पैसा आया है। देखिए, बैंकिंग इज अ गिवन थिंग क्योंकि इंडेक्स में वेट्स काफी होते हैं। तो उसके बाद जो सबसे ज्यादा पैसा FIIs का आया है इन द लास्ट मंथ एंड हाफ, वो कैपिटल गुड्स एंड ऑटो एंसेलरीज में आया है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि आप इन स्टॉक्स में एक अच्छा सा स्पार्क देख रहे हैं। एंड अगर हम ओवरऑल सेटअप देखें तो बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो एक अच्छा सा बेस बनाने के बाद एक राउंड ऑफ अपमूव आया था, फिर बेस फॉर्मेशन हुआ था इनमें से काफी सारे नामों में, और फिर से एक अपमूव शुरू हुआ है। टाटा मोटर्स ऑल्सो इज इन अ वेरी सिमिलर कैटेगरी। अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेना चाहें तो 900 के हिसाब से मैं कहूंगा बिल्कुल ले सकते हैं। बाय द एंड ऑफ द ईयर दैट्स अ फेयर टारगेट फॉर दिस स्टॉक। हालांकि जो रिसेंट मूव आया है उसके बाद मेरी जो आइडियल रणनीति रहेगी इसमें वो बाय ऑन डिक्लाइंस की रहेगी। तो कहीं भी 775 770 के जोन्स में मिले तो अक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। बट यहाँ से भी मोमेंटम प्ले के हिसाब से लिया जा सकता है। पोजिशनली 900 को आप जो आपने लेवल दिया उसी को टारगेट लेके चलें, और ऑन द डाउन साइड करीब 925 930 के सपोर्ट जोन्स हैं जो एज अ स्टॉप लॉस एक्ट करेंगे। कपिल, ये एक कैश का स्टॉक है, मिड कैप कैश का स्टॉक। पिछले हफ्ते इन्होंने एक फंड रेजिंग भी की है, JTL इंडस्ट्रीज। अब इन्होंने आज अपने Q3 के अपडेट शेयर किए हैं, काफ़ी मजबूत आए। 250 रुपये का भाव है, 4% ऊपर है, लेकिन ये रिलेटिवली अंडर परफॉर्म किया अपने स्पेस को। दूसरे स्टॉक्स कुछ पाइप वगैरह के देखिए, मन इंडस्ट्रीज को लेके आइए, पिछले हफ्ते करीब 10% तो थर्सडे फ्राइडे में ही चला था। इन दोनों के चार्ट चेक करके बताइए, एक चला हुआ है, एक नहीं चला है, एक मोमेंटम में है, एक दूसरा मोमेंटम में नहीं है। कपिल? ओके, JTL इंडस्ट्री के जो चार्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं तो मोमेंटम तो काफी अच्छी है, और सुबह जिस नवरत्न शेयर्स में आपने मेंशन किया हुआ था तो स्टॉक में प्राइसिंग आज अभी 5% ऊपर में है। स्टॉक का जो फ्लैग पैटर्न का डेली चार्ट में मैं देखता हूँ तो वहाँ पे एज अ ब्रेकआउट भी मैं इसको मान सकता हूँ। जो भी रिट्रेसमेंट आए हुए हैं और मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करके प्राइसेस में ऊपर की और बढ़ोतरी हमें देखने मिली हुई है। 3 डिप्स का बॉटम फॉर्मेशन भी आया हुआ है, तो टेक्निकल स्ट्रक्चर ओवरऑल काफी सारे मल्टीपल एंगल से मैं देखता हूँ तो बुलिश मोमेंटम तो है ही। और मंथली चार्ट में भी 4 महीने की जो सुस्ती थी वहां से वो स्टॉक स्टार्ट ऑफ द मंथ में ही ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तो ऑफकोर्स स्टॉक में एक अपसाइड मोमेंटम रहनी चाहिए, पोजिशनली बैट कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि 5% का आज गैप अप भी ओपनिंग हुआ है। जो इसका लो हमने देखा था 435 के 235 के यहाँ पे, तो इसका हम स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और ऊपर में स्टॉक प्राइस के कारण यहाँ पे 265 से 270 के अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकती है। तो जो उसका लेगार पैच था वो अभी खत्म हो गई, टाइम वाइज करेक्शन खत्म हो गई, प्राइस में अभी मोमेंटम बिल्ड हो रही है। आज एक्चुअली मार्केट में ना थोड़ा ट्रिकी है गेम का खेलना इस समय, क्योंकि आप देखें ना तो इंडाइसिस आपको राह दिखाएंगे, ना ही अलग अलग स्टॉक्स की अभी लीडरशिप क्लियर हुई है। एक चीज़ बहुत क्लियर है आज डाटा से कि आज का दिन फार्मास्यूटिकल्स के नाम रहने वाला है। आपको बताऊं, अगर आप प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट एक्शन से चेक करें ना, शीट है, सभी डेरिवेटिव एनालिस्ट के पास होती है, आपके पास भी होगी। आप पहला शेयर लुपिन, दूसरा ग्लेनमार्क, तीसरा ग्रैनुलस, चौथा डिविस,
पांचवा औरप, उसका छठा शेयर बायोकॉन है, उसका फिर एक शेयर अपोलो अशोक लीलैंड को छोड़ के फिर से सिंजिन है। तो आज का दिन ना फार्मास्यूटिकल्स की जो बढ़त आई है ना, ये बिल्डअप ताज़ा खरीदारी की है। तो आज फ्रेश राउंड ऑफ अ बिल्डअप है। आप देख पा रहे हो कि सभी में प्राइस एक्शन क्या जोरदार है और परसेंटेज में भी अच्छे चले हुए हैं और ये वॉल्यूम के साथ चल रहे हैं। इसलिए यहाँ छोड़िए, आप दूसरे चैनलों पे भी जाके चेक करेंगे ना, वो सभी बोल रहे होंगे ल्यूपिन लो, ग्लैन लो, क्योंकि डाटा ऐसा बता रहा है। खैर एनी हाउ, नॉन फार्मा में से एक जो शेयर है वो अशोक लीलैंड है। ये धीरे धीरे थोड़ा कैचअप कर रहा है अपने बड़े प्लेयर टाटा मोटर्स को देखते हुए। तो क्या ये 200 के पार हो जाएगा अशोक लीलैंड? चंदन सर, एक बार आपका व्यू चाहिए इस पे, अशोक लीलैंड। व्यू है, इनफेक्ट खरीदारी की हम सलाह दे रहे हैं। यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, 6-7 दिन से कंटिन्यूसली हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। तो 184 के सपोर्ट से आप पोजीशन रख सकते हो, ऊपर में 195 से लेकर 200 तक के टारगेट के लिए। ठीक है, 195 से 200 तक के टारगेट है। आज मोमेंटम दिख रहा है, लेकिन एक स्टॉक नहीं हुआ है रडार पे, वो भी साइलेंटली चल रहा है, वो है पिरामल फार्मा। पिरामल फार्मा आज 140 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेके आइए आज का चार्ट और पिछले 1 महीने 3 महीने का चार्ट, तो आपको नजर आएगा। ये कैश का जो काउंटर है चंदन, पिरामल फार्मा, आपको क्या इसके अंदर यहां से भी जूस नजर आता है? तो आपने पिरामल फार्मा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव मूव है, कहीं ना कहीं ब्रेकआउट आप पे बन रहा है। पिछले 5 दिन का कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है, तो यस अप मूव बनना चाहिए। 130 से 150 का सपोर्ट है 150 के टारगेट के लिए। बाय करिए 150 के टारगेट के लिए, 137 पे आप लगाइए इसके अंदर स्टॉप लॉस। कुछ एक स्टॉक आपसे पहले भी डिस्कस करते हैं, अच्छा मूवर भी है, लेकिन उनका फंडरेज चल रहा है। शायद इसकी वजह से एक्शन नहीं मालूम हमें। पिछले महीने अनंतराज में प्रमोटर ने 50 करोड़ डाले और निमिष भाई के एक एंटिटी ने भी पैसा डालते हुए नजर आए थे। 307 का भाव अनंतराज में, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे? अच्छा, यहाँ पे एक अच्छा बेस जो बना है पिछले कुछ दिनों में, वो है 295 के आसपास का। वहीं से स्टॉक रिबाउंड कर चुका है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 295 को स्टॉप लॉस लेके स्टॉक को राइड करें। अब देखिए, टिपिकली ये ओवरहीटेड टेरिटरी में होता है, तब हम कहते हैं कि थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें। लेकिन अगर आप देखें तो पिछले कुछ महीनों से कुछ हफ्तों से ये इसी ओवरहीटेड टेरिटरी में चला आया है, बना हुआ है। तो आई थिंक दिस इज द न्यू नॉर्मल फॉर दिस स्टॉक। तो यहाँ पे ऐसा कोई मेजर संकेत नहीं है कि क्रैकडाउन आएगा। 295 का एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उसी के आसपास मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस बना के राइड करें। 325 एज अ फर्स्ट टारगेट आपके लिए यहाँ पे एक्ट करेगा। वो क्रॉस होती 340 का दूसरा लेवल जो है आपके लिए इन प्ले आ जाएगा। सो ओवरऑल सेटअप बहुत ही पॉजिटिव है। 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके स्टॉक बार बार ऊपर मूव करता है। सो ऑन दी होल द सेटअप पॉजिटिव। 295 इज वेयर आई वुड प्लेस माय स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगा के काम करें स्टॉक के अंदर। ये दोनों जो आपके आइनॉक्स एनर्जी और आइनॉक्स ग्रीन, क्या ताबड़तोड़ तेजी आपको इन स्टॉक्स में नजर आ रही है और रुकने का नाम नहीं ले रहे। मतलब अगर आप देखें तो कपिल शाह, जरा ये दोनों चार्ट चेक करके बताइए हमें, क्या टारगेट्स बन सकते हैं आइनॉक्स विंड और आइनॉक्स ग्रीन? सबसे पहले मैं देख रहा हूँ आइनॉक्स ग्रीन बेस जिस हिसाब से एक थमेटिक थीम रही हुई है 2023 की, वही हमें कंटिन्यू देखने मिलती रही है ग्रीन एनर्जी में। स्टॉक प्राइस ने भी काफी अच्छी मोमेंटम दी हुई थी। स्टॉक लगभग 65 से लेके 110 तक का मूव दिया हुआ था इन अ परपेंडिकुलर वे में। बाद में स्टॉक ने थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर से पिछले 2 दिनों से हमें एक ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है। तो ये काफी एक टेक्निकल साइन होती है कि प्राइस मूव करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और फिर से अपसाइड मोमेंटम, फ्रेश अपसाइड मोमेंटम डेवलप होती है। तो ग्रीन एनर्जी में फिर से भी इसकी अपसाइड मोमेंटम अभी आ रही है। 2 दिन का अच्छा खासा ब्रेकआउट है, फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू रहनी चाहिए। 2 दिन का जो लो बना है उसको हम स्टॉप लॉस मान सकते हैं, जो कि 105 के यहाँ के लेवल के यहाँ पे आता है और ऊपर में कहाँ पे स्टॉक के 130 के हमें अपसाइड पोटेंशियल देखने मिल सकती है। तो ग्रीन एनर्जी दोनों ही चार्ट अच्छे है, लेकिन ग्रीन एनर्जी के चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम टेक्निकल फ्रेश ब्रेकआउट देखने में आ रहा है। एक शेयर और है, अगर आप उसको डेली चार्ट पे डालेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सारे मंदी तेज़ी का ही शेयर देखूँ, मैं आपको मंदी के शेयर्स भी दिखाता हूँ। देखो एस्कॉर्ट्स कबोटा, ये शेयर थोड़ा वीक हो रहा है। इसने अपना रीसेंट हाई बनाया हुआ है करीब 3400 रुपये के आसपास। वहाँ से खिसकते खिसकते फिर इसने नया हाई बनाया 3200 का। अब ये 3000 के भी नीचे आके ट्रेड कर रहा है। तो इसने क्या किया कि धीरे धीरे करके ना, इसको स्टेप डाउन कहते हैं ना, स्टेप डाउन हो रहा है ये।
एक बार जरा इसके बारे में पता कर लेते हैं। चंदन सर, एक बार जरा इसको चेक करोगे, ये स्टेप डाउन करते करते करीब 2700 तक आ सकता है, 2750 तक। मेरे पास 200 दिनों के एवरेज है डेली चार्ट पे, वहां तक आने के चांसेस कितने लगते हैं आपको? देखिए, एस्कॉर्ट्स ने काफी दिनों बाद यानी काफी महीनों के बाद थोड़ा सा डल बिहेव करना स्टार्ट किया है। काउंटर ने थोड़े से नेगेटिव प्राइस पैटर्न भी बनाए, एक रफ काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पे बना था, तो थोड़ा नर्वसनेस है। बिग वाली की सलाह तो नहीं रखेंगे क्योंकि थोड़ा सा बायस्ड पोजीशन है, और इस काउंटर को मैंने काफी अच्छी रैली एच की है पिछले लगभग 2 सालों में, 1100 से लेके 3200 तक के लिए। तो मेरे हिसाब से चार्ट सेटअप की बात करें बाकी सब चीजों को छोड़ के, तो कहीं ना कहीं एक बार के लिए 2800 2850 आ सकता है, वहां पे वापस अक्यूमुलेट करने की सलाह बन सकती है। एक शेयर में और पता करता हूं सर, इसी तरह का एक वीक काउंटर है, वो है आयशर मोटर। हो रहा है हुआ नहीं है, ये हो रहा है। ये हो क्या रहा है ना, 4200 रुपए के आसपास का ना डबल टॉप बना रहा है। डबल भी क्या, अगर थोड़ा गौर से देखेंगे तो ट्रिपल टॉप जैसा बन रहा है, लेकिन इसका ब्रेक डाउन नहीं आया। तो क्या इसको शॉर्ट करना चाहिए कुछ, या फिर नहीं करना चाहिए? क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है ब्रेकडाउन का, बट हाँ रेजिस्टेंस है, रुक रहा है। तो फिर करें क्या, छोड़ना ही छोड़ दें क्या? नो शॉर्ट नो लॉन्ग, लीव। मेरे हिसाब से इसको अब शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा आपने बताया नियर अबाउट ट्रिपल टॉप आप कह सकते हैं, वैसा फॉर्मेशन यहाँ पे था। आज अगर आप कंफर्मेशन की वेट कर रहे हो तो देखिए 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट ये कुछ दिनों से कोशिश कर रहा था लेने की। आज उसके नीचे स्लिप हुआ है। 4000 का जो एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है, उसके नीचे भी यहाँ पे आप देखें तो स्लिप हुआ है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे डाउनवर्ड प्रेशर जो है ये इसमें बना रहेगा। अब अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे 3920 का एक लेवल है जो आपके लिए एज टारगेट एक्ट करेगा, एंड इफ दैट इज टेकन आउट देन आई थिंक 3860 का एक क्लस्टर है जो एज अ टारगेट एक्ट करेगा ऑन द वे डाउन। तो करीब 100-150 पॉइंट का यहाँ पे डाउन साइड जो है ये और आपको आता हुआ दिख सकता है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे लेके चलें, जो ठीक जो इसका 20 डे मूविंग एवरेज है 4030 4040 का जो लेवल है इसके आसपास, तो इसको अपना स्टॉप लॉस लें। और जो ये प्रेशर हमें इतने दिनों से दिख रहा था, आज उसका ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आया है, तो 100-150 पॉइंट के और यहाँ से डाउन साइड के लिए इसको शॉर्ट कर सकते हैं। कूलिंग ऑफ स्टॉक्स में गेल को देखिए जरा। गेल में बहुत बड़े बड़े अपग्रेड आए। पिछले हफ्ते हमने 2 या 3 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में ये देखा कि जो गैस प्राइसेस इंटरनेशनली कूल ऑफ हो रही हैं, उसका फायदा गेल को मिलता है। इसका 3 महीने का चार्ट लेके आइए। वन साइडेड गेल पार्टिसिपेट भी किया एनर्जी स्टॉक्स के लॉन्ग पोजीशन में। 20% तो ये पिछले सीरीज में चला है। अब यहाँ शॉर्टिंग हो रही है, अनवाइंडिंग हो रही है उन लॉन्ग पोजीशन की। नीचे की तरफ ये कहाँ तक जाते हुए नजर आता है आपको कपिल, जहाँ पे री एंट्री की जाए, और या फिर जो लेके बैठा है वो एक बार निकल ले? बेसिकली गेल का काफी अच्छा मोमेंटम आया हुआ है, नो डाउट। काफी ये जो स्टॉक प्राइस में अभी मूव आ रहे हैं, ये स्टॉक के ओरिजिनल नेचर नहीं हुए हैं। कहाँ ना कभी कुछ ट्रिगर की वजह से शॉर्ट टर्म काफी अच्छा ही हमें बूस्ट देखने मिला हुआ है, तो कहाँ ना कहाँ पे कूल ऑफ होने के भी चांसेस बनते हैं। इंट्राडे के चार्ट में मैं देखता हूँ तो 164 का करंट लेवल चालू है, और 152 से लेके 148, तो ये जो इसके लेवल है वो काफी अच्छे सपोर्ट लेवल इसके बन सकते हैं। तो ये जो 4 पॉइंट की रेंज है, वहां पे काफी सारे अच्छे क्लस्टर ऑफ सपोर्ट बनाए हुए हैं, तो वहां पे स्टॉक रिट्रेस होता है तो रिस्क और रेशियो फेवरेबल रहेगा 152 से 148 की रेंज। ये इंडिगो को लेके आइए। एविएशन कंपनीज के तरफ भी एक बार नजर डाल लेते हैं। एक तो नियर टर्म में क्रूड रिबाउंड किया है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इसमें जो ग्रोथ है, आपका डेटा दिखा रहा है कि जो पैसेंजर ग्रोथ है उसमें कोई भी कमी नहीं आ रही। ये 3100 की तरफ जाके एक बार नीचे आया है वापस। इनफैक्ट ये 3100 3000 का जो लेवल है, यहाँ पे आपको इंडिगो में कुछ हद तक रेजिस्टेंस नजर आ रही है। क्या ये शॉर्टिंग कैंडिडेट है? यहाँ के भाव से क्या दिखता है आपको कपिल? शॉर्ट करने के लिए थोड़ा सा मेरे लिए प्रीमेच्योर हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, और जो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे होते हैं वहां पे मैं शॉर्ट करना अवॉइड ही करता हूँ। और टेक्निकली स्टॉक ने शूटिंग स्टार पैटर्न जैसा बनाया हुआ है डेली चार्ट पे, लेकिन एक बड़े ट्रेंड के बाद में एक छोटी सी कैंडल ट्रेंड को डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। तो मोर और लेस स्टॉक में शॉर्ट टर्म रिएक्शन नीचे में हो सकते हैं ऑन द लोअर साइड, जो जिस हिसाब से इसने रेंज बनाई हुई है 2880 के लेवल के यहाँ पे, तो एक शॉर्ट टर्म का एक ट्रेड हो सकता है। लेकिन पर्सनली मैं अवॉइड करता हूँ जो स्टॉक को ऑल टाइम हाई के लेवल के अराउंड होते हैं। माइन्यूट करेक्शन ऑन द कार्ड और 2880 तक, तो वो उसकी एक ब्रॉडर पॉजिटिव रेंज बनी हुई है।
देखिए, हमने शुरुआत में ना एक स्टॉक आपको बताया था येस बैंक। हमने कहा था सिलेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। उस समय शेयर था लाल निशान में। अभी आप शेयर देखिए, ये आ चुका है करीब 2% ऊपर। और अगर आप इसको टिक बाय टिक चेक कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर वॉल्यूम आ रहा है बहुत ज़ोर का। देखिए, अभी 9:40 हुए हैं और करीब 7 करोड़ से ज़्यादा शेयर इसके अंदर ट्रेड हो चुका है। कल 45 करोड़ का ट्रेड था इसके अंदर। तो वॉल्यूम है। और कोई आदमी ना इसको, मैं आपको सही बताऊं, मैं आपको सच्ची से बता रहा हूं अपने दिल की बात, कोई आदमी ना इसको खरीद रहा है। ये मेरे को नहीं पता कि कौन खरीद रहा है, लेकिन इसके बिहेवियर को देख के लग रहा है कि इसको कोई आदमी खरीद रहा है। ये जो 9% पिछले 7 दिनों में, अच्छा 7 दिन भी छोड़ दो, आप सिर्फ 2 दिन दिखाओ, आप सिर्फ 2 या 3 दिन दिखाओ इसका ट्रेड, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा इसके अंदर। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी इसके अंदर आ जाओ, बट आप इसको ना इग्नोर नहीं मार सकते अब आप, ठीक है ना। तो इस शेयर को थोड़ा सा अपने एक वॉच पे रखना। और हमने चंदन सर से ऑलरेडी इसके बारे में आइडिया लिया हुआ है, तो उन्होंने आपको बता भी दिया है कि उस पर बुलिश है, तो इस पर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। बस ये सिर्फ नोटिस करवा रहा हूँ मैं आपको। मार्केट जस्ट का तस है, थोड़ी रिकवरी करवा रहा है, अच्छी बात यह है। और निफ्टी इस समय ऑलमोस्ट फ्लैट सा हो चुका है। ऑप्शंस का ट्रेड भी आपके सामने रखते। नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए करते हैं उनका स्वागत। नीलेश जी बताइए सर, आज का ऑप्शंस का ट्रेड आपका कौन सा है? वेरी गुड मॉर्निंग टू डिम्पी जी। बिल्कुल देखिए, फार्मास्यूटिकल में काफी अच्छा एक्शन हमें देखने को मिल रहा है और इस फार्मा स्पेस की दिग्गज कंपनी सन फार्मा, इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी करने की सलाह होगी। इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एक काफी अच्छा मूव आज के सेशन में दिखाया है और यहाँ से और तेजी हमें देखने को मिल सकती है। एक फ्रेश ऑल टाइम हाई लेवल्स हमें आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। इसीलिए 1290 का कॉल ऑप्शन जो 28-27 की रेंज में खरीदने की सलाह होगी। यहाँ पे ऊपरी स्तरों पर अगर हम टारगेट की बात करें तो लगभग 38 रुपीज से 40 रुपीज तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा 20 रुपए का। इन टर्म ऑफ रुपीज अगर हम देखें तो 4200 रुपीज का रिस्क होगा, 8400 रुपीज की रिवॉर्ड यहाँ पे बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो 1290 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी। 27 रुपए के आसपास अगर मिले तो यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड थोड़े से फेवरेबल होंगे और 38 से 40 रुपए तक के टारगेट होंगे। ओके ठीक है, ये प्लेन वेनीला कॉल आपको दिया सर ने सन फार्मा की। 1290 की स्ट्राइक है। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा ना, आज फार्मास्यूटिकल्स को कोई आदमी इग्नोर नहीं करेगा। आप गाहे बगाहे देखते, क्योंकि आज पोजीशनिंग ऐसी हुई है, सब में बाइंग हो रही है, अच्छी खरीदारी हो रही है और ये वॉल्यूम और प्राइस एक्शन के साथ हो रही है, ये हल्की बाइंग नहीं है। तो इसलिए कॉल खरीदने की रिकमेंडेशन मेरे को लग रहा है बिल्कुल ठीक है। 27 रुपये की यहाँ पे आपको मिल जाएगी कॉल, 1290 की स्ट्राइक की, 38 का टारगेट है। और आपका रिस्क रिवॉर्ड हमने सामने लिखा था। 10 में से 9 शेयर इसलिए गोवा देते हैं, वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं होता, थोड़ा ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी पकड़ के रखो आप। हाँ, तो सन फार्मा ट्रेंडिंग स्टॉक है, ऑप्शन की स्ट्राइक अच्छी है, एट द मनी है और भाव भी आपको ठीक मिल रहे हैं। 20 रुपये का स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लेना, 8,500 तक का प्रॉफिट आएगा, 4,000 का लॉस भी बनेगा अगर ये स्टॉप लॉस हिट कर गया तो। निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट हो चुका है। बैंक निफ्टी के अंदर भी आप पोजीशनिंग देखेंगे तो आपको बकायदा फ्लैट की ही दिखेगी, सिर्फ 50 पॉइंट का नुकसान है। ऐसा नहीं कि बाजार ऐसे दौड़ने को है, बाजार दौड़ेगा तभी जब 21,800 को एक बार पार करेगा। फिलहाल तो रेंज में है, रेंज में शेक कर रहा है। ठीक है, देखते हैं कुछ और स्टॉक। 2350 हो गया येस बैंक। खैर मैं इस पर एक बार मिनट के लिए बाहर निकल जाता हूँ, कुछ एक और शेयर आपके सामने रखता हूँ। यूपीएल भी एक और शेयर है। ये भी क्या 2024 का वन ऑफ द फाइनेस्ट शेयर बन सकता है? कपिल, ये सवाल आपसे है। यूपीएल 600 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। इस साल की परफॉर्मेंस कुछ बहुत अच्छी नहीं थी, बेस बनाने की प्रोसेस जारी है। मैं पूरा 1 क्वार्टर दे दूंगा इसको सिर्फ चेक करने के नाम पे, थोड़ा कम वॉल्यूम डाल के। तो मैं सही फैसला ले रहा हूँ यूपीएल के रिगार्डिंग। एक टेक्निकली मैं देखने जाऊंगा तो इसका मेरा एक कॉन्ट्रा व्यू जरूर से बनता है और जो मेरी फेवरेट सेटअप है वही पैटर्न मैं यूपीएल में देख रहा हूँ कि काफी टाइम के कंसोलिडेशन पैच के बाद में अगर मैं इसका टाइम फ्रेम भी का काउंटिंग भी करूँ तो ऑलमोस्ट 2 साल से ज्यादा स्टॉक प्राइस ने एक ही लेवल पे यहाँ पे कंसोलिडेट किया हुआ था। और उस 2 साल के कंसोलिडेशन पैच के बाद में जो वहाँ पे उसका स्टॉक का सपोर्ट लेवल 600 का हुआ करता था, वहां पे हमें ब्रेकडाउन भी देखने मिला। और जो ब्रेकडाउन होने के बाद में स्टॉक प्राइस अपना जो नेक्स्ट बेस्ट सपोर्ट लेवल था वहां पे संभल गया, जो कि 520 530 के जो नियर टर्म बॉटम थे। और वहां पे मुझे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल भी देखने मिली हुई है। तो कहां ना कहां पे ये सारे इंडिकेशन मुझे कहता है कि ये आपका एक बाइंग क्लाइमेक्स हो गया है, जहां सॉरी आपका एक सेलिंग क्लाइमेक्स हो गया है, जहां पे सेलर्स अभी एग्जॉस्ट हो चुके हैं।
स्टॉक प्राइस अपनी जो 100 मंथली मूविंग एवरेज के सपोर्ट लेवल पे है, मंथली जाके हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल पे है, बाइंग क्लाइमेक्स का फॉर्मेशन यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस पिछले 2 से 3 महीने से उभर भी रहा है। स्टॉक प्राइस में जो इमीडिएट हर्डल लेवल थे 560 के, वहां पे वो क्रॉस कर चुका है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कॉन्ट्रा इतनी बढ़ी हुई मार्केट में अगर कुछ बॉटम रिवर्सल पैटर्न का चार्ट के फॉर्मेशन देखते हैं तो यूपीएल एक काफी बेहतरीन एग्जांपल बनता है। 602 के करंट लेवल है, 613 का एक माइल्ड हर्डल लेवल भी बनेगा, लेकिन उसके बाद में 640 और 640 के ऊपर तो उसका पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। तो मेरे ध्यान से हाँ, ये कॉन्ट्रा व्यू बनता है यूपीएल। ठीक है जेंटलमैन, हमारे साथ बने रहिए, आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट चैट का समय हो गया है। ऑटो स्टॉक्स फोकस में मारुति को लेके आइए। मारुति के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, श्रीवास्तव साहब, शशांक श्रीवास्तव। और ऑफ कोर्स हमने देखा है कि दिसंबर महीने में आंकड़े सारे कंपनियों के अगर हम देखें तो थोड़े से मिक्स्ड आए। मारुति के ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट आता है आंकड़ों का और क्या व्यू बन रहा है यहाँ से, ये सब हमारे साथ डिस्कस करेंगे शशांक श्रीवास्तव जी। शशांक जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर हम देखें मारुति में काफ़ी अच्छी हमने वो देखा है ग्रोथ पिछले कुछ महीनों में। सबसे पहले जो ये जापान में सुनामी आया है, इसका कोई इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे होने वाला है? क्योंकि बाजार ये मानता है कि शायद कंपोनेंट सप्लाई को लेके मामूली चिंता बन सकती है। एक बार इसे आप क्लेरिफाई कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चल के नंबर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, अब ये बात सही है कि हमारे इंपोर्ट्स काफ़ी होते हैं जापान से, लेकिन अभी फ़िलहाल हतमी तौर पे मुझे कुछ यहाँ पे जिक्र करना कि कितना उसका इफ़ेक्ट होगा हमारे प्रोडक्शन पे, वो शायद कबल वक्त होगा, क्योंकि अभी हमारी जो ब्लॉक शटडाउन है, जो मेंटेनेंस शटडाउन होती है हमारी हर साल, वो चल रही है। और कल से हमारा जो दफ्तर है वो खुलेगा और तब हमें इसके बारे में कुछ इत्तला मिलेगी कि अगर उसका कोई विपरीत असर इस पे पड़ा है या नहीं। मैं इसके बारे में आपको कल या परसों ज़्यादा बेहतर आपको इत्तला फराहम कर सकता हूँ। तो जनवरी के बाद हम उम्मीद ये बनाई थी और हमारी जो बातचीत होती है एनालिस्ट से कि आपके जो सेल्स लेवल्स है वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे, रिबाउंड कर जाएंगे। क्या रेंज पॉसिबल है नंबर्स के तौर पे, अगर आप कुछ हमारे साथ शेयर कर सकें? जी, आपका शायद इशारा होलसेल नंबर की तरफ है, क्योंकि होलसेल हमारा 1,05,000 के करीब हुआ था पैसेंजर व्हीकल में दिसंबर के महीने में। और हाँ, आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि जनवरी के आंकड़े इससे बहुत बेहतर होंगे। लेकिन रिटेल के लिहाज से दिसंबर का महीना बहुत अच्छा महीना रहा। और जैसे मैंने आपको पिछली बार भी आपको ये तशरीह दी थी कि दिसंबर के महीने में ये हमारी हिकमत अमली थी कि होलसेल को कम करके रिटेल को बढ़ाना, और हम उसमें काफ़ी कामयाब हुए। हमारी रिटेल 2,30,000 के ऊपर हुई दिसंबर में, जो हमारी तारीख की सबसे ज़्यादा रिटेल है। और इसकी वजह से हमारा जो स्टॉक लेवल है वो काफ़ी कम हो गया है। तो हाँ, आप ये उम्मीद कर सकती हैं कि जनवरी के महीने से हमारे होलसेल दोबारा से बढ़ेंगे। और रिटेल हाँ, शायद इस लेवल पे नहीं होगी। एवरेज रिटेल तो वैसे 1,35 1,40 के दरमियान होता है, लेकिन दिसंबर के महीना एक खास महीना था जहाँ पे हमारा रिटेल, हमारी तारीख का सबसे ज़्यादा रिटेल हुआ 2,30,000 के ऊपर। उसकी उम्मीद शायद कम है आगे आने वाले कुछ महीनों में। ठीक है शशांक जी, एक चीज़ आपसे पता करनी थी, क्योंकि नया साल शुरू हुआ है तो कई बार दाम बढ़ भी जाते हैं। तो लेकिन मैं दाम बढ़ने के साथ साथ ना ज़रा आउटलुक भी लेना चाहता हूँ। और स्पेशली एक सेगमेंट है एंट्री लेवल कार्स का। बहुत सारी कंपनीज ने तो एंट्री लेवल कार ही अपनी कम कर दी है, आप अभी भी बना रहे। तो वहाँ पर डिमांड कैसी है, कितना बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है और ट्रेंड कैसा रहेगा? ज़रा 2024 का दे दीजिए गाइडेंस। जी देखिए, छोटी गाड़ियों का हमने रुझान उसमें जो जवाल है वो कुछ सालों से हम देख रहे हैं। एक वक्त पे ये मेरे ख्याल में 2017-18 के माली साल में 15,60,000 गाड़ियां, छोटी गाड़ी बिकी थी, जो पिछले साल 13,20,000 गाड़ी बिकी। और इस साल 12,25,000 के आसपास गाड़ी फरोख्त हुई है इस सेगमेंट में। फिर भी ये जो सेगमेंट है 30% है पूरे पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री का। और हमें ऐसा मेरी ये पेशगोई है कि अगले साल भी ये
इसी के आसपास रहेगा, 30% रहेगा मार्केट का। और कुछ हमने जरूर देखा है कि जो प्रीमियम हैच सेगमेंट है उसमें कुछ इजाफा देखने को मिला है, जो इस साल में 2023 में प्रीमियम हैच में मारुति सुजुकी की फरोख्त में करीब 4% का इजाफा हुआ है और इंडस्ट्री में करीब 2.5% का इजाफा हुआ है। तो हो सकता है आगे आने वाले वक्त में अगर कीमतें ज्यादा ना बढ़े इस सेगमेंट में, और अगर जो इनकम लेवल है इस सेगमेंट के लोगों की वो बढ़े, तो ये इसमें हमें दोबारा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन ये जल्दी नहीं होगा मेरी नज़र में। अगले साल हम कह सकते हैं कि इसी लेवल पे वॉल्यूम रहेगा इस सेगमेंट में। शशांक जी, जब पिछली बार आप हमारे साथ जुड़े थे, आपने ये हमको तो बताया था कि हाँ हम दाम बढ़ा रहे हैं, बट ये नहीं बताया था कि कितना दाम बढ़ा रहे हैं और किस किस गाड़ी पे कितना दाम है। कुछ अभी बता पाएंगे? अब तो सर 1 जनवरी भी निकल गई है। जी, जैसे मैंने आपको फरमाया कि हमने स्टॉक एक्सचेंज में ये इतला दी थी कि हमारे जो कीमतें हैं उसमें इजाफा होगा जनवरी के महीने में, लेकिन किस तारीख पे होगा और वो कितना होगा उसका फैसला अभी हमने नहीं किया है। हमारा जो ऑफिस है वो कल खुलेगा छुट्टियों के बाद, और उसके बाद हम मशवरा करेंगे आपस में और फिर तय करेंगे कि किस तारीख को और कितना में कीमतें बढ़ानी है। और ये अलग अलग मॉडल्स के लिए अलग अलग कीमतें बढ़ेंगी। जाहिर सी बात है कि वो हर मॉडल की एक अलग कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है और उस पे ये इजाफा जो कीमतों में होगा वो मशरूत रहेगा। तो हम इसकी इतला आपको कल फराहम कर सकते हैं, एक बार जब हम आपस में उस पर मशवरा कर लें। सर, जाने से पहले एक बार ये बता दीजिए कि आपकी लेटेस्ट ऑर्डर बुक की सिचुएशन क्या है और पैसेंजर व्हीकल डिमांड पे आउटलुक क्या हो गया 2024 के लिए, क्योंकि हम साल की शुरुआत कर रहे हैं। थोड़ा अगर आप ट्रेंड बता दें, कैसा लगता है आपको शेप होता हुआ? जी, आउटलुक जो हमारे ऑर्डर बुक है वो 2,15,000 के करीब है 1 जनवरी को। और जहाँ तक अगले साल 2024 के मुतालिक जो इम्कान है कुल फरोख्त का इंडस्ट्री में, वो अच्छा है, उसमें कुछ इजाफा ज़रूर होगा। लेकिन मेरी नज़र में चूँकि ये जो लेवल है वॉल्यूम्स का वो भी काफ़ी ऊंचाई पे है, और इस ऊंचाई से इसके बहुत ज़्यादा इजाफा शायद उसको एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मुल्क की जो माशी जो शरह-ए-नमू है, जो ग्रोथ रेट है, उसका इम्कान है 6 से 7% का। और मेरी नज़र में ये काफ़ी कुछ जो है ऑटो इंडस्ट्री के जो फरोख्त होती है वो इस पे मशरूत रहती है। तो मुस्बत तो रहेगा, लेकिन आई थिंक सिंगल डिजिट ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस हाई लेवल पे, और बहुत ज़्यादा ग्रोथ शायद हमारे को उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी आज हमसे बात करने के लिए। ये थे मारुति के मैनेजमेंट शशांक श्रीवास्तव। कॉन्फिडेंट कमेंट्री। अभी कहना अर्ली होगा कि वो जो अथुए को आया है वहाँ से कुछ पार्ट्स के सप्लाई में कोई इशू है या नहीं, लेकिन स्टॉक मेंटेन किया हुआ है 10,200 के आसपास। कपिल शाह, मारुति पे हमारे को एक चार्ट चेक करके बताएं और अशोक लेलैंड पे भी करके बताएं। जी, मारुति का जो चार्ट का फॉर्मेशन देखता हूँ तो वहां पे भी जो मैं पैटर्न फॉलो करता वही है कि आपका यहाँ पे एक बैड ट्रैप बना हुआ है। स्टॉक प्राइस 10,100 के लेवल पे यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट लेवल लेता था, लेकिन टेम्पररी 2-1 दिन के लिए वहां पे ब्रेकडाउन देखने मिला। नेक्स्ट डे सपोर्ट लेवल पे स्टॉक संभल गया, अभी फिर से ऊपर में आ रहा है। मोमेंटम इतनी नहीं है, तेज तीव्र नहीं है, लेकिन इसमें साइडवेज टू पॉजिटिव व्यू बनता है, रिस्क और रेशियो फेवरेबल भी बनता है। तो 10,265 के लेवल के यहाँ पे चल रहा है, तो 10,100 के यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस होने चाहिए। और जैसे ही स्टॉक प्राइस 10,400 का लेवल क्रॉस करता है जो मिडिल ऑफ द रेंज बना हुआ है, तो उसके बाद में फिर भी और हमें स्टॉक प्राइस में इजाफा देखने मिल सकता है। और नेक्स्ट बेस्ट पोटेंशियल सपोर्ट लेवल कहां ना कहां पे 10,700 तक बनता है। मोमेंटम वाइज थोड़ा सा स्लो रहेगा, पेशेंस देना पड़ेगा, लेकिन स्ट्रक्चर ओवरऑल अच्छा है, रिस्क रिवॉर्ड भी आपका अच्छा है, टाइम थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा। और दूसरा जो स्टॉक आपने बताया था अशोक लेलैंड, शॉर्ट टर्म में काफी शार्प मोमेंटम तो आ गई है। आज थोड़ा सा हमें रिएक्शन के ऊपर में देखने मिल रहा है, 1% से नीचे है। और ये जो रिएक्शन का पॉइंट हम देख रहे हैं 190 का लेवल, तो काफी टाइम पहले भी स्टॉक प्राइस कंटिन्यूअसली इसी
160 लेवल के यहाँ पे ही स्टॉक आके रेजिस्टेंस करता है। स्टॉक प्राइस 165 से 190 एक तरीके में चला हुआ है, तो थोड़ा सा कूल ऑफ होने दे। 180 का काफी अच्छा सपोर्ट लेवल है, वहां पे बाय का अपॉर्चुनिटी हम बाद में देख सकते हैं। ठीक है, 36 अंकों का नुकसान देखिए वापस निफ्टी पे आ गया। अभी थोड़ी देर पहले फ्लैट हो गया था, वापस नीचे आ रहा है। तो यही एक मार्केट आज करने जा रहा है, अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बचाने की कोशिश करेगा। इस बीच अशोक लीलैंड के ना सेल्स के नंबर भी आए हैं। उनकी सेल्स करीब करीब 10% से घटी है। जो एकदम से बन रहा था ना मोमेंटम, वो थोड़ा फेड भी हुआ है। अशोक लीलैंड का एक बार जरा चार्ट दिखाएंगे वापस आप। ये देखिए पहले दिन में ठीक बन, जैसे सेल्स का नंबर आया डे लो उसने टेस्ट कर दिया अपना। तो थोड़ा सा आपको सावधानी के साथ ट्रेड करने की ज़रूरत है। कल हमने एक शेयर के बारे में जिक्र किया था, कपिल आप शायद थे स्टॉक में, वो था स्पार्क। हमने सुमित मूलचंदानी से डिस्कस किया था और वो 8% आज ऊपर है, ज़बरदस्त मोमेंटम में है। एक राउंड का प्रॉफिट बुक करके बाहर निकले या फिर अभी और चलेगा सर ये स्पार्क? जैसे कि हमने सुबह में एक स्टॉक डिस्कस किया हुआ था कि स्ट्रेटेजिक इंडेक्स में आपका स्मॉल कैप मिड कैप में ज्यादा मोमेंटम आज के दिन में दिखने मिल रहा है, और फार्मा सेक्टर के पर्सपेक्टिव से हमें काफी अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। तो ये दोनों सेक्टर का स्ट्रेटेजिक और सेक्टर इंडेक्स का कॉम्बिनेशन हमें स्पार्क में देखने मिल रहा है। स्टॉक प्राइस में काफी अच्छी मोमेंटम आज ही नहीं काफी दिनों से हमें देखने मिल रही है। 240 का स्टॉक 340 के यहाँ पे आ गए हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो होते हैं वहां पे एक टाइम के लिए प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट टाइम का उसका जो टर्निंग पॉइंट हमें देखने मिले थे, मल्टीपल रेजिस्टेंस थे, वो 335 पे ही थे। तो पार्ट प्रॉफिट यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना बनता है। और बाकी का जो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो 315 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के आधी क्वांटिटी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, 90 अंकों के आसपास का इस समय नुकसान आ चुका निफ्टी पे। निफ्टी के अंदर ना एक सडन फॉल आया है, पर आप नोटिस करवाएंगे। पर निफ्टी दिखाइए इंट्राडे चार्ट, और बैंक निफ्टी भी दिखाइए। बैंक निफ्टी ने ना अपने 48,000 के अहम सपोर्ट को आज इंट्राडे में पहले 1 घंटे के अंदर ब्रेक किया है। अब ना दिन भर का चैलेंज बन जाएगा मार्केट के लिए कि इसको कैसे रिकवर किया जाए। हालांकि विक्स भी टूट रहा है, विक्स में भी उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो फेयर तो नहीं है मार्केट के अंदर, बट ठीक है, फिर भी वॉलेटिलिटी अपने थोड़े चरम पे पहुंचाते हुए आपको ऊपर नीचे बहुत ज़ोरदार तरीके से शेक कर रही है, और करीब 90 पॉइंट का नुकसान इस समय आपको दिख रहा होगा। निफ्टी पर भी थोड़ा जल्दबाजी अभी ना कीजिएगा, थोड़ा सेटल डाउन हो जाने दीजिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट को कहीं ऊपर जाना है या नीचे जाना है, दोनों पे ही। एक और पॉइंट है, निफ्टी का ना अभी सपोर्ट नहीं ब्रेक हुआ। निफ्टी का पहला सपोर्ट है 21,550 के आसपास, तो 100 पॉइंट अभी निफ्टी के और भी नीचे जाने के चांसेस हैं। तो बी अवेयर, थोड़ा सा सावधान रहना बस, और कुछ नहीं करना।